हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टफ स्टोरी पॉडकास्ट में। आज हमारे गेस्ट है मिस्टर राजेंद्र पटेल, द्वारका इंडिया के ड्राइविंग फोर्स, एक कंपनी जो 1957 से पहले अपने सफर की शुरुआत कर चुकी थी। 1987 में सिर्फ 100 किलोग्राम कैस्ट आयरन बनाने से लेकर आज 2024 तक उन्होंने अपने बिजनेस को 10 टन तक एक्सपैंड किया है। द्वारका इंडिया का मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी 2 लाख स्क्वायर फीट में है और वहां कटिंग एज टेक्नोलॉजी और हैंड क्राफ्टेड एक्सपीरियंस का परफेक्ट ब्लेंड हमें दिखाई देता है। और उसी के साथ साथ द्वारका इंडिया आज इटालियन कंपनीज के साथ भी compete कर रही है। चलिए इस एपिसोड में जानते हैं उनकी कहानी, उनकी जर्नी और उनके विजन के बारे में। एजुकेशन पर एटलीस्ट 20-25 साल पहले तो हम इतने ज़्यादा फोकस नहीं करते थे। द फोकस वाज टू सर्वाइव, धंधा करो, जिंदा रहो, और आगे हमारे बढ़ो। जो हेडमास्टर हुआ करते थे वो हमें उस वक्त यही बोलते थे कि तुमने भणवानी जरूरत नहीं, तुमने लाकड़ा खड़वाया। जो सराउंडिंग रिलेटिव्स जिन्होंने पापा को रोज आके बोले ये अलग बिजनेस कर रहे हैं, आपको बर्बाद कर देंगे। जो हमने डोमेन लिया, हमने हमारे इंदौर में 6ठा रजिस्ट्रेशन कराया था। काफी मेल्स आते हैं कि भाई आपको सेल आउट करना है क्या, बोलते भाई What is the higher roughly 91 lakhs। 91 lakhs for the domain name। जब 3D प्रिंटर नया आया, IIT इंदौर में जो है, तो उसके जो स्टूडेंट्स हैं उनके जो प्रोजेक्ट्स रहते हैं, तो सम ऑफ हाउ किसी को ऐसा 3D प्रिंटर बनाने का कुछ प्रोजेक्ट मिला होगा, तो हमने एक ही बार में रेडी हो गए। दैट इज़ द फर्स्ट 3D प्रिंटर। उसके बाद हमने देखा ये तो जादूगर है, टफेस्ट इंडस्ट्री, मतलब कि भेज दो ना लड़के को तो पूरा पक्का सोना बन के निकल के बाहर आता। रिसेंटली इन्फोसिस के चेयरमैन ने बोला कि यू हैव टू वर्क 70 आवर्स, LNT वाले ने बोला 90 आवर्स। तो टिपिकली आप लोग जब काम करते हो आपके फैक्ट्री में, तो कितने घंटे का काम होता है ये एपिसोड काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टफ स्टोरी। वेलकम राजू भाई, कैसे हो आप? बस बढ़िया, थैंक यू अमित, आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया। ग्लैड दैट आप आए हो एंड आप ऑल द वे इंदौर से आए हो। दैट्स कॉल्ड एज द क्लीनेस्ट सिटी आई गेस इन इंडिया। times in India। Oh, it has won 7 awards, Yes. 7 years basically. Yes। So how is Indore compared to Hyderabad? आप अभी हैदराबाद टेम्परली आए हो। देखिए, दोनों अलग अलग सेगमेंट से। हमारा छोटा शहर है, आपका जो एक हाईटेक सिटी वाला पार्ट है उतने में हमारा पूरा शहर आ जाता है। बट आई प्राउड कि इतना क्लीनेस्ट इंडिया में उसका एक अलग नाम है। और अच्छा लगता है कहीं बाहर जाते हैं तो खुशी होती है इंदौर का नाम। So born and brought up in Indore? यस, इन 1970 इंदौर में ही बर्थ है मेरा। अच्छा, so इंदौर वैसे कितना बड़ा शहर है? Like 50 kilometers, like रेडियसली 20 किलोमीटर्स वी कैन से। That's it? यस। फिर तो साफ रख ही सकते हैं। और छोटा सा है। छोटा है पर फिर भी आज इंडिया में एक अलग ही उसकी एक आइडेंटिटी है। और 35 lakhs प्लस पॉपुलेशन। That's huge। हाँ, मतलब और अभी काफ़ी लास्ट 7 to 8 years में काफ़ी डेवलपमेंट्स हुए हैं, नई इंडस्ट्रियाँ आ रही है। हमारी गवर्नमेंट जो है अभी काफ़ी एग्रेसिवली उसको एक अलग आइडेंटिटी के साथ में डेवलप कर रही है। So 20 kilometers, which is a small city, but 35 lakhs डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, मतलब बहुत ज़्यादा डेंसिटी एक्चुअली अभी है। कुछ साइड्स के जो कुछ विलेजेस है उसको भी पार्ट ऑफ सिटी होते हैं। cities तो मे बी कुछ आउटर रिंग रोड या रिंग रोड कुछ बन रहा होगा। रिंग रोड एग्जिस्टिंग है, अभी आउटर रिंग रोड और प्रपोज्ड है। अच्छा, तो जस्ट आपके हैदराबाद जैसा ही 170 किलोमीटर के करीब पूरा, तो वो उसके बाद काफ़ी डेवलप। और बड़े बड़े ग्रुप्स जो है कंस्ट्रक्शन वाले वो आके इंदौर में काफ़ी इन्वेस्ट कर रहे हैं। और अभी लग रहा है अगले 5 साल में काफ़ी एग्रेसिवली उसकी ग्रोथ है। सो जैसे हैदराबाद इज़ नोन एज अ सिटी ऑफ पर्ल्स, दो ऑफकोर्स हम लोग बहुत कम खरीदते हैं पर्ल्स, तो यहाँ पर सिर्फ बिरयानी बिकती है ज़्यादा। तो इंदौर इज़ फेमस फॉर व्हाट? देखो, एक तो इंदौर खाने के लिए फेमस है, आप एवरीबडी नो, कचौरी समोसा, पोहा यू कैन से। उसके लिए तो लोग सुबह अच्छा, 6 बजे से पोहा, निकल okay, जाते हैं। हाँ। बट अभी एज ए इंडस्ट्री, ऑटो इंडस्ट्री प्लस फार्मा, उसमें काफ़ी डेवलपमेंट हो रहा है। और ऑटो इन द सेंस ऑटो एक्सेसरीज प्लस असेंबली ऑफ व्हीकल ऑल्सो। ओके। और एशिया का सबसे बड़ा टेस्टिंग ट्रैक, व्हीकल टेस्टिंग ट्रैक इंदौर में, इंदौर से 30 किलोमीटर दूर पीथमपुर में स्टार्ट हो चुका है। जैसे गुड़गांव में एक F1 ट्रैक है, वो F1 है। हाँ।
दैट इज ये फॉर जेपी ग्रुप का जो कुछ है वो वाला आप बता नहीं रहे है, हो? ये एक अलग ही सेपरेटली मध्य प्रदेश इंडस्ट्रियल कॉरपोरेशन लिमिटेड ने बनाया है। और ये यहाँ भी आप F1 कर सकते हो, बट अभी जो बड़े ब्रांड की जो गाड़ियाँ हैं जैसे मर्सिडीज हो गई, BMW, उनके सब टेस्टिंग इसी ट्रैक पे होते हैं। अच्छा। प्लस आइशर हो गया हमारे यहाँ, फिर दूसरे व्हीकल्स की जो फैक्ट्री, वोल्वो की भी एक अभी प्लांट आ रहा है, तो वो सब अपने व्हीकल वहाँ पे पूरा टेस्ट करते हैं। तो पहले पूना में हुआ करता था, अब वो इंदौर में, और एशिया का सबसे बड़ा टेस्टिंग ट्रैक, व्हीकल टेस्टिंग ट्रैक है। और ये जो F1 यू कैन डू देयर, कि वहाँ आप उस कर speed में सकते हो। test ऐसा कर बीच सकते में आया था कि हो सकता है कि अब गुड़गांव की जगह, गुड़गांव नोएडा आई थिंक, हाँ, नोएडा में। बुद्धा, बुद्ध तो सर्किट वो अब इंडस्ट्रियल। सेम यहाँ पे आप कर सकते हो। अच्छा, दैट्स इंटरेस्टिंग। सो काफी ऑटो रिलेटेड हाँ, एडवांसमेंट्स हो ऑटो रहे हैं। प्लस फार्मा, एक्सपोर्ट के पूरे ECZ अभी इंदौर में काफ़ी, इंदौर से लगा हुआ पीथमपुर इंडस्ट्रियल एरिया। तो आपने पढ़ाई कहाँ पर की थी? विच स्कूल वाज दैट? देखिए, हम जिस वक्त हमारा जो एक गुजराती बैकग्राउंड, जो गुजराती कच्छी पटेल का जो एक वो होता था, उस वक्त तो पढ़ाई एक फॉर्मेलिटी हुआ करती थी। हम लोग गुजराती मीडियम स्कूल में अप टू 12th उसी में पढ़े हैं, और वो उस वक्त पढ़ाई लिखाई का कोई एज सच महत्व नहीं था, सिर्फ घर से भगा के भेजते थे कि आपको पढ़ना है। तो उस वक्त उतनी ही ज़रूरत थी पढ़ने की। तो हमारा एजुकेशन इंदौर में, गुजराती समाज काफ़ी बड़ा एजुकेशनल हब है, उसमें हम लोग ओके मतलब 12th वहाँ की, या फिर ग्रेजुएशन भी उसी कॉलेज, गुजराती कॉलेज में। अच्छा, जैसे गुजराती कॉलेज इन इंदौर, जहाँ पर ये आपने पढ़ाई हाँ, की मतलब थी। बट प्रैक्टिकली हमारे जैसे आपने बोला कच्छी पटेल, तो मैं भी कच्छी पटेल हूँ, हम लोग एक ही समाज के हैं कोइंसिडेंटली, और आई रिलेट टू दैट एंड आई नो हम लोग एजुकेशन पर एटलीस्ट 20-25 साल पहले तो हम इतने ज़्यादा फोकस नहीं करते थे। द फोकस वॉज टू सर्वाइव, धंधा करो, जिंदा रहो, और आगे हमारे बढ़ो। जो हेडमास्टर हुआ करते थे, वो हमें उस वक्त यही बोलते थे कि तुम्हें पढ़, तुमने भणवानी जरूरत नहीं थी, तुमने लाकड़ा खड़वाया। तो क्योंकि हम लकड़ी के बिजनेस से थे, और वो ही नोज, हमारे फादर को भी उन्होंने ही पढ़ाया था। तो बोले कि आपको तो लकड़ी के बिजनेस में जाना, तुम्हारा सेटल्ड बिजनेस है, तो बोले पढ़ने की कोई जरूरत नहीं। तो माइंड में वही फोकस रहता था, तो सिर्फ जाते थे बस्ता लेके और वापस 6 बजे। मैंने अभी तक जितने अपने पॉडकास्ट के गेस्ट से मिला हूँ, जो पिछले पॉडकास्ट के गेस्ट थे, वो बता रहे थे कि उनके आई थिंक मदर की फैमिली से सारे IIT से थे, और फादर की फैमिली वॉज फ्रॉम डॉक्टर्स एंड IITs। तो मैंने उनको यही बात बोली कि ये फिर तो बहुत प्रेशर वाली फैमिली है आपकी। हमारे में तो बोलते थे कुछ टेंशन मत लो, कॉलेज स्कूल खत्म, पढ़ाई खत्म, दुकान पे आ जाना। तो दैट वाज वन। तो बस वही था फोकस कि भाई पढ़ना क्या है, अपने को तो काम ही करना है, काम ही करना है। तो पढ़ाई का तो एक जस्ट ये था कि जाना है, घर पे निकल के और स्कूल जाना है बस। बट आपने अभी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड बोला, पढ़ना कहाँ है, काम ही करना है। काफ़ी लोगों को ये रहता है कि जब बिजनेस वाले आते हैं तो उनको क्या है, अपने बाप के धंधे में बैठ जाते हो, बैठना नहीं है, काम करना है। तो देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन दैट। दे आर नॉट जस्ट गोइंग टू कंटिन्यू देयर पेरेंट्स बिजनेस, बिकॉज बिजनेस में बहुत सारे चैलेंजेस आ रही हैं बेस्ड ऑन दीज एडवांसमेंट्स इन द वर्ल्ड गोइंग ऑन, द कॉम्पिटिशन गोइंग ऑन, द वे बिजनेसेस आर चेंज्ड, ग्लोबल इकोनॉमी चेंज हो रही है। उसके रहते हुए अगर आपको कंपटीशन में आगे बढ़ना है तो काम अलग लेवल से करना है, एंड दैट इज़ वेयर द न्यू ब्रेन्स हैव टू बी पुट। और आपने सही बताया कि काम करना है, तो आपने आपके टिम्बर बिजनेस में काम किया है, क्या किया, हाउ डिड यू स्टार्ट योर थिंग? देखिए, सभी व्यक्ति के जीवन में उतार चढ़ाव, चैलेंज प्लस एक टफ स्टोरी जैसा टफ टाइम आता है। हाँ। तो हमारे साथ भी कुछ ऐसा हुआ कि हमारे फादर तो पूरे टिम्बर बिजनेस में थे, पर हमारे बड़े भाई साहब जब उनको बिजनेस में एंटर होने का टाइम आया, तो ही डिसाइडेड कि मुझे बुरादे में काम नहीं करना है, मतलब जो लकड़ी का जो बिजनेस है, भूसा है, हाँ। उसमें काम नहीं करना है। और उनका ऑब्जर्वेशन था कि जो क्लास में वो लड़के जिनके फादर बैठ के और रिटेल का काम या उस टाइप का वाइट कॉलर जॉब जो करते थे, उसके पास सब कुछ चीज़ें थी, और वो व्यक्ति जो सुबह 7 बजे उठ के और आरा मशीन चला के और पूरा मेहनत का काम करता था, उसके बच्चे के पास वही कपड़े की थैली लेके स्कूल जाने के अलावा कुछ भी नहीं था। तो ही डिसाइडेड कि हमें बुरादे में काम नहीं करना, हमें कुछ भी अलग करना है, पर हमें ये काम नहीं करना है।
तो उसी चैलेंज में एक डायलॉग है कि जब आप शिद्दत से किसी को चाहते हो तो कायनात भी आपको मिलाने की साजिश करती। ये पूरा मेरा एक्सपीरियंस करा हुआ वर्ड है कि जब हमने डिसाइड कर लिया कि हमें इस बुरादे में काम नहीं करना है, तो एक डिफरेंट इंजीनियरिंग लाइन में हम लोग कैसे इंटर हुए, ये सराउंडिंग ने पूरा हमारे लिए रेडी करके हमको दिया। फिर आगे हमारी ड्यूटी थी कि हम उसको किस तरीके से एक टॉप तक ले जाएं। ट्रू। उस वक्त मैं 12th पास ही की थी, और मेरे उस वक्त कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में PMT PET होती थी। मेरा साइंस था, मुझे डॉक्टर के बनने के लिए थोड़ा सा दिमाग में था। भाई साहब ने मुझे बोला कि तेरे को पढ़ना है तो रेडी, नहीं तो तू मेरे साथ आ जा, हम 1 और 1 11 हो जाएंगे। मैंने बोला मैं 2 दिन में आपको सोच के बताता हूँ। बस वही 2 दिन थे, मैंने पूरा सोच के और डॉक्टरी को अलग रख के, क्योंकि उस वक्त एक परिस्थिति, फैमिली का बैकग्राउंड, और वो ये डिमांड कर रही थी कि तुझे भैया के साथ जुड़ के और एक सपोर्ट करके और एक चैलेंज जो उन्होंने लिया उसको साथ में मिलके आगे बढ़ाना है। तो मैंने फिर फर्स्ट मतलब कॉमर्स पूरा प्राइवेट एग्ज़ाम देके क्लियर किया टोटल ग्रेजुएशन, और 12th के बाद सीधा मैं भैया के साथ पीछे लग के एक नई लाइन में, जो एक द्वारका कास्टिंग एंड इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड के रूप में हमने एक सबमर्सिबल पंप्स रिपेयरिंग और ऐसे छोटे छोटे इंजीनियरिंग काम करके स्टार्ट किया, और ये सब ऑटोमेटिकली कुछ सराउंडिंग्स क्रिएट होके और स्टार्ट हो गया। हम वहाँ से हमारा एक टिम्बर से एक इंजीनियरिंग लाइन में डाइवर्सन हुआ। सो बिल्कुल उसके बारे में आइडिया नहीं था, फैमिली में किसी ने वो लाइन में काम नहीं किया था, और इट वाज अ नीड ऑफ द आवर कि कुछ नया करना है। एग्जैक्टली तो ये शुरू किया। तो इनिशियली फर्स्ट 1-2 ईयर्स में क्या काम किया था? स्टार्टिंग में हमने पहले तो जो मशीनरी हमारे बिजनेस से रिलेटेड थी वो हमने पहली बार ही हमारे यहाँ देखी। फिर एक जो जुनून जज्बा था, और दूसरा कुछ आप जो सराउंडिंग रिलेटिव्स जिन्होंने पापा को रोज आके बोले ये अलग बिजनेस कर रहे हैं, आपको बर्बाद कर देंगे, जो होता ही है, और उनको उस सब जो फेस किए हमने अपने सराउंडिंग लोगों के ही जो ताने बोल लो, तो वो हमारे लिए एक पॉजिटिव अप्रोच था कुछ करने के लिए। हमने उसको कभी भी नेगेटिव में नहीं लिया, हमने बोला अब इनको जो बोल रहे हैं उनको कुछ करके दिखाना है। मैं हमेशा ये नोटिस करता हूँ कि हमारे गुजराती परिवारों में जितने लोगों से बात भी करता हूँ, मैं नोटिस करता हूँ कि हम जिनको अपने मानते हैं वही हमें ताने देने आते हैं कि ये नहीं कर पाएगा, आपका बेटा निठल्ला है, कुछ नहीं कर पाएगा, जिंदगी में पैसे डुबाएगा, बट दे आर द बेस्ट ट्रिगर्स इन लाइफ। एग्जैक्टली, मैं उसको वही मानता हूँ, और मैं आज भी उन सब लोगों को सैल्यूट करता हूँ जिन्होंने आके और हमें इस तरह से प्रेरित किया, या हम इस लेवल पे। नहीं, उन्होंने तो प्रेरित नहीं किया था, अब उसे हमने लिया उसको कि ये जो पापा को रोज बोल के जा रहे हैं, और आपको मालूम है अपनी का सुबह 7 बजे 8 बजे बाद सब फ्री रहते हैं, सबकी दुकान पे जाके और यही देखना कि ये क्या कर रहे हैं। फिर पापा को रोज बोलने का कि अरे ये तो बर्बाद कर देंगे, तुम्हारे खाने पीने से भी जाओगे, लकड़ी के बिजनेस में कम से कम आपका घर तो चल रहा था। तो ये सब चीज़ें हम सुनते थे, सुन के अनसुना करते थे, पर दिमाग में वो चीज़ें इतनी पावर दे रही थी, और उसी को हमने एक पॉजिटिव में लेके बोला कि सबसे पहली हमारे इंदौर नवलखा मंडी में ऐसी ऑफिस हमारे पापा की होगी, और वो बैठेंगे और ये सब चाय पीने आएंगे। और वो हमने 2 साल के अंदर करके दिखाया, और फिर वो सब चुपचाप आते थे, चाय पी के चले जाते थे। तो ये स्टार्टिंग का जो फेज था। सो दिस इज व्हिच ईयर रफली? अराउंड 89-90s। 89-90। तो अभी से भी अगर हम बात करते हैं तो 35 साल पहले। और उस वक्त 18-19 साल की मेरी उम्र होगी, पर जो मतलब जुनून का जो लेवल था ना, वो ये था कि एक छोटे छोटे टारगेट सेट करके कि पहले हमारी जो समाज थे उसमें जो कुछ प्रतिष्ठित लोग थे, तो पहला टारगेट था कि हमें हमारे पापा को या हमको उसके लेवल पे बैठना है, कि आज उनको सब लोग आके पूछते हैं, उनसे सलाह लेते हैं। तो वो टाइम आना कि हमको उनके लेवल पे बैठ के और उस लेवल पे पापा को बिठाना है कि ये जो आज सब बोल के जा रहे हैं, तो उनको एक आदर से और अलग लेवल पे उनको जाना है। तो हमने वो 2 साल में मतलब
92-93 में हमने वो कंप्लीट अचीव किया। कर लिया है। सही है। सो आपने इनिशियली एज यू सेड सबमर्सिबल पाइप्स एंड ऑल द स्टफ, तो व्हेन डिड यू एक्चुअली स्टार्ट योर बिजनेस? आपने कब से सोचा कि तो- हमें ये काम में घुसना है? तो हमने जब ये हम लोग पंप्स रिपेयरिंग से मैन्युफैक्चरिंग का काम करते थे, तो उसके लिए हमें कास्टिंग करने के लिए पार्ट्स, जो कास्ट आयरन के जो प्रोडक्ट लगते व्हाट इज कास्टिंग? कास्टिंग इज अ टाइप ऑफ आयरन जिसमें अलग अलग फ्यूजन्स रहते हैं, जैसे सिलिका, मैंगनीज, फास्फोरस, उसका एक कॉम्बिनेशन रहता है। इट्स अ डिटेचेबल और ब्रेकेबल। व्हाई डिड आई आस्क दिस क्वेश्चन इज लोग काफ़ी इंजीनियरिंग करते हैं, केमिकल इंजीनियरिंग करेंगे, पढ़ाई करेंगे, और फिर फाइनली बुक्स में लिखेंगे कि हम ऐसे ऐसे कर सकते हैं, और आप लोगों ने बिना वो सब पढ़ाई किए देखो उस पर काम किया है। मेरा जो एक्सपीरियंस है, आज मेरे यहाँ भी इंजीनियरिंग पास आउट आते हैं इंटरव्यू के लिए, मैं सबसे पहले उनको बोलता हूँ कि आप स्केल पढ़ते आती है क्या आपको, जो स्केल रहती है। हाँ। तो आज का रिकॉर्ड है इंडिया में, जितने भी BME करके आते हैं वो किसी को भी स्केल पढ़ते नहीं आता है कि 1 फुट में कितने इंच होते, 1 इंच में कितने mm होते। जो हमारे प्रैक्टिकल नॉलेज में ऐसा हो गया, आज मेरे यहाँ 200+ लेबर है, उसमें सिर्फ एक इंजीनियर रखा हुआ है जो दिखाने के लिए, बाकी हमारे जितने वर्कर है वो सब हमारे सेल्फ मेड इंजीनियर, जो हमने सारे सेल्फ क्वालिफाइड है, मतलब सब सीख के उस लेवल के हैं कि वो देख के बता देंगे ये चलेगा नहीं चलेगा, ये सस्टेन करेगा नहीं करेगा। आज भी हम लोग जब बड़े ग्रुप्स के साथ, आर्किटेक्ट के साथ, अब इंडिया में सभी के साथ अब हमारा इंटरेक्शन होता है, तो जब हम उनसे 1-to-1 बात करते हैं तो पहला क्वेश्चन ये था कि आपने एमटेक कहाँ से किया। क्योंकि अब इतना काम करके उस लेवल पे नॉलेज आ गया है कि अब हम उनको बड़े बड़े उनके प्रोडक्ट डिज़ाइन करते हैं, उसमें बताते हैं कि भाई ये इतना बड़े लेने की ज़रूरत नहीं है, आप इसकी जगह ये ले सकते हो, या ये मत लो, इधर ये लेना पड़ेगा। आपका सी फेस प्रोजेक्ट है तो वहाँ आपको कोरोजन होगा, तो आपको ये मटेरियल आपको चेंज करना पड़ेगा। ये जब हम लोग डिस्कशन करते हैं तो वो कभी सोचा ही नहीं रहता उन्होंने। हाँ। तो ये हमें एडवांटेज पर नॉलेज, एक्सपीरियंस यू एवरीथिंग। तो आज भी हम सभी जो जितने भी हमारे मेन पिलर्स है फैक्ट्री पे, वो सब इसी लेवल पे, और पूरी इंजीनियरिंग है ना स्केल ही रहती है कि स्टार्टिंग ही स्केल से होती है। वो अब किसी को भी ये बेसिक नॉलेज नहीं है जो पढ़ के आते हैं। तो हमारी नज़र में जो हमने जो इतने साल लर्निंग लेके, और ये जो सब ये हमारी फील्ड में हमने जो हासिल किया है, वो प्रैक्टिकल नॉलेज हमारे लिए बहुत बड़ा एक सोर्स है। बट इज़ दिस प्रैक्टिकल लर्निंग जो बिजनेस में सीखते हैं हम लोग, इज़ इट ईजी टू ट्रांसफर इट टू द नेक्स्ट जनरेशन? नॉट परफेक्टली, बिकॉज क्या है कि देखो अब हमारी जो नेक्स्ट जनरेशन है वो पूरी क्वालिफाइड हो गई है। अब वो हमें किस तरह से सपोर्ट कर रही, जो हमने स्केल करने में, स्केल देखो बेसिकली ये पूरा है ना लेबराइज, हमारी जो इंडस्ट्री है स्टार्ट फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड पूरा लेबराइज वर्क है। तो ये स्केल करने की एक बहुत बड़ी एबिलिटी होगी यदि मैं कहूँ, यदि जो नेक्स्ट जनरेशन उसको पकड़ती है। चैलेंज है, बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि ये लेबर इंटेंसिव जॉब है। यस, पूरा 100%। तो उसमें अब उनकी क्या विज़न है या वो किस तरीके से लेके जा सकते हैं, तो ये अब उनकी नेक्स्ट थॉट प्रोसेस पे है कि हमने तो सभी काम किया हुआ है स्टार्ट से एंड तक। आज भी हम अपने आप को रोक नहीं पाते हैं, जब हम फैक्ट्री में जाते हैं तो हमें हर चीज़ जरा सी भी इधर से उधर रही तो हम लोग पकड़ लेते हैं। तो ये हमारे भी नेक्स्ट जनरेशन पूछती कि पापा आप, अंकल कैसे आप ये कर लेते हो। तो मतलब ये आपको यहाँ खड़े रह के फ्लोर पे तभी आएगी, आपको ये किताबों में नहीं मिलेगी, किताबों में नहीं मिलता है। तो अब ये उनके उस क्या बोलते हैं, यदि उन चैलेंज है, यदि वो उसको एक्सेप्ट करते हैं और वो 200 से 400 लेबर पे फोकस करके और पूरा प्लान करके, देखो ये एंडलेस जॉब है, हमारा जो फील्ड है उसमें कोई इस लेवल पे ना सोच है ना काम करने वाला है। तो हमारे लिए बहुत बड़ी फ्यूचर अपॉर्चुनिटी भी है, और कोई मशीन वाला जॉब नहीं कि आपने 2 मशीनें डाल दी और
24 काम हो hours जाएगा। काम कराने। सो इससे एक सवाल मुझे आया, बिकॉज यू आर रनिंग अ बिजनेस। रिसेंटली इन्फोसिस के चेयरमैन ने बोला कि यू हैव टू वर्क 70 आवर्स, LNT वाले ने बोला 90 आवर्स। तो टिपिकली आप लोग जब काम करते हो आपके फैक्ट्री में, तो कितने घंटे का काम होता है ये? देखिए जनरली हमारी 8-8 घंटे की 2 शिफ्ट रहती है, और जो हमारा सबसे मेन है फिनिशिंग वाला जो एक सेगमेंट पूरा जिसपे सब फैब्रिकेट हो के लास्ट फिनिशिंग, वो हमारी 24 आवर्स 2 शिफ्ट में 12-12 घंटे की, क्योंकि सबसे ज़्यादा लोड उसी में आता है। बट यू आर टॉकिंग मंडे टू सैटरडे, और इवन संडे को भी काम करना पड़ता संडे है? को आधा दिन तो एक आज करना ऐसा करके चालू किया था पिछले 3 साल से, हर संडे को 1 बजे तक शिफ्ट चलती है। मतलब ये पॉइंट ये है कि जो IT में सोचते हैं लोग कि 50 घंटे, 60 घंटे, 70 घंटे, तो बिजनेस में आपके 90 घंटे भी नहीं, यू हैव टू इवन वर्क फॉर 100 आवर्स और 120 आवर्स ऑल्सो इवेंचुअली, बिकॉज देयर इज नो अदर ऑप्शन। टाइम रन हो रहा है, सामने वाले क्लाइंट का रिक्वायरमेंट है कि हमें इतने दिनों के अंदर काम कंप्लीट करना है, तो यू हैव टू डेफिनेटली वर्क। बट आई गो बैक टू योर अर्लियर स्टोरी, और जहाँ से आपने शुरुआत की थी, तो आपने कैस्ट आयरन की बात कर रहे थे, and casting and other processes. So tell me more about it. तो हम लोग जब उसकी कास्टिंग के लिए हमने जब मार्केट में हम जाते थे, तो उस टाइम एक अलग कास्टिंग इंडस्ट्री में एक जो स्टाइल था वो डिफरेंट टाइप, कि आज आप जॉब दे के जाओ, वो 7 या 8 दिन बाद आपको मिलेगा, क्योंकि वो जो उसका जो फर्नेस का साइकिल रहता था वो हर वीकली उनका हो रहा था, कि आज सैटरडे को उन्होंने पोरिंग कर लिया जो मटेरियल, तो फिर नेक्स्ट सैटरडे को होगा, तब आप फ्राइडे को दोगे तो आपको सैटरडे मिल जाएगा, अदरवाइज आपको फिर नेक्स्ट सैटरडे को मिलेगा। सो इन शॉर्ट अगर मैं समझना चाहूँ, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है आप जिस चीज़ की बात करें, तो बेसिकली आपने उनको आयरन दिया है? आयरन उन्हीं का रहता है, हम लोग एक पैटर्न देते हैं, एक मोल्ड दे मुझे दिया इस तरह की डिजाइन के 10 पीस कास्ट करके चाहिए। सो इनिशियली यू स्टार्ट ऑफ विद आउटसोर्सिंग द वर्क, तो आपने बाहर से काम करना वो शुरू फर्स्ट किया। स्टेज वही था कि जब हमने आउटसोर्सिंग के लिए आपको दिया कि मुझे ये इस डिजाइन के 10 पीस चाहिए, आपने बोला नेक्स्ट सैटरडे आ जाना। हम नेक्स्ट सैटरडे गए, बाई चांस ऐसा होता था कि वो बोलते थे भाई साहब मेरी 5 टन की कास्टिंग थी, तो मैं आपका करते करते मेरा मटेरियल खत्म हो गया, तो अभी मैं उस पर मटेरियल नहीं डाल पाया, मतलब पोरिंग नहीं किया, तो फिर वो नेक्स्ट भट्टी पे हो गया, तो आपको फिर वापस 8 दिन रुकना पड़ता था। तो जब ये स्टेज फेस की, तब हमने बोला कि ये यदि हमें आगे बढ़ना है, आगे काम करना है, तो ये जो डिपेंडेंसी खत्म करो इसके ऊपर। फाउंड्री अपने को अपने प्लांट में डालना पड़ेगी। फाउंड्री इज लाइक अ सेटअप जहाँ पे मेल्ट होता है मटेरियल। और मटेरियल क्या है आपका? ये जो कास्ट आयरन, उसको बीड भी बोलते हैं हिंदी में, मतलब कास्ट आयरन का कितना गर्म होता है ये? वो 1100 डिग्री टेम्परेचर पे मेल्ट होता है, हम लोग उसको अप टू 1300 तक लेके जाते हैं। जब मेल्टिंग मटेरियल को पोर करते हैं, तो उसको जब टेम्परेचर डाउन होता है, तो जब पोरिंग टेम्परेचर इट शुड बी 1100 डिग्री सेंटीग्रेड। द हाईएस्ट टेम्परेचर इज 1300 डिग्री 13-14 एट पीक, और फिर वहाँ से कूल डाउन होके जब आप लोग जब डालते हैं पिघला हुआ लोहा जब मोल्ड में, तो 5-10 मिनट का टाइम लगता है, तो उसमें 100-200 डिग्री टेम्परेचर डाउन होता है, तो आपका जॉब 1100 डिग्री में पोर हो जाता है। सो भूसे से बचने के लिए आप 1300 डिग्री के काम में चले गए। तो ये भी एक मतलब एक हम कह सकते हैं कि यदि आगे बढ़ना, तो नीड हो गई थी कि अपने को अपने यहाँ इन हाउस फाउंड्री डालना पड़ेगी। और फिर जब हम उसमें वो पूरा सेटअप डाला, पहले छोटा सा सेटअप था जिसमें हम लोग एक बार में 20 किलो मटेरियल एक साथ में मेल्ट कर सकते थे। तो हमारा दिन भर का साइकिल था 100 किलो, मैक्सिमम 100 kg हम लोग 4-5 बार उसको किया करके, और दिन भर में उतना ही हो पाता था 8 आवर्स की जो पूरी शिफ्ट में। तो ये हमारा फर्स्ट फेज था, जब हम लोग वो 180 kg to 100 kg पर डे मेल्ट करते थे, और वो हम लोग सब पार्ट्स आप मेल्ट करते थे, फिर मोल्ड में डाला, शेप किया। तो उसमें एक टीम रहती थी, एक मोल्ड करती थी, एक मेल्ट करती थी, तो एक ट्यूनिंग रहता है कि वो 1 घंटे में पूरा मेल्ट होता है, तब तक 1 घंटे में उतने मोल्ड लगा लेते हैं कि जो पोरिंग करना है, वो जो मटेरियल मेल्टिंग मटेरियल है उसमें, और वो ठंडा होने के लिए कुछ 10 मिनट में ठंडा हो जाता है। फिर वो पानी में नहीं डालते, उसको साइड में रख देते, नेक्स्ट डे हम लोग उसको यूज करते हैं, जो एक नेचुरल इन्वायरमेंट में धीरे धीरे उसका टेम्परेचर सॉलिडिफाई हो जाएगा वो। और फिर दैट शेप आल्सो नीड्स सम काइंड ऑफ फिनिशिंग। यस, फिर उसमें ग्राइंडिंग, फिर उसमें मशीनिंग्स। तो ये हमारे जो इंडस्ट्रियल जॉब थे, स्टार्टअप जो था हमारा, उसमें ये सब रिक्वायरमेंट थी। और
इस बीच में हमारे एक आर्किटेक्ट थे इंदौर के, जो एक बेसिकली पूरे विंटेज आर्किटेक्चर में वर्क करते थे, और उसके लिए उनको जैसे ये सब चीज़ें एक ब्रिटिश ओरा के प्रोडक्ट है जो हम लोग अभी डेकोरेटिव कास्टिंग प्रोडक्ट बनाते हैं, तो वो कुछ ऐसे प्रोजेक्ट डिज़ाइन कर रहे थे, उनमें कुछ उनको कास्ट आयरन की ग्रिल लगाने की उसमें एक पूरी डिज़ाइन रिक्वायर्ड थी। तो वो समहाउ ढूंढते ढांढते आए कि आप फाउंड्री है आपके पास, आप हमें ये मोल्ड करके देंगे क्या। तो वो हमारा एक डिफरेंट जॉब था जो हम करते थे। हमने थोड़ा सा उसको पहले तो मना किया, फिर सोचा कि एक बार करके तो देखते। तो दिस इज़ आवर लाइफ चेंजिंग मोमेंट। वो हमने उनको 32-35 पीस कास्ट करके दिए, और हमने जो हम रेगुलर रेट था उससे हमने 5 रुपये एक्स्ट्रा किए, कुछ डिफरेंट है तो हमने उस वक्त बोला कि आपको 25 रुपये किलो पड़ेगा। अच्छा, तो ही इज एग्री टू पे। सो इंस्टेड ऑफ 20 आपने 25 करेक्ट। जनरल 18-20 रुपये किलो हम लोग कास्टिंग करते थे, या उस टाइम उसका रेट होता था। तो आपने 35% का एक्स्ट्रा बूस्ट लिया, बेनिफिट। ये हमारा एक टर्निंग, एक हमने चांस लिया कि भाई रूटीन से हट के कुछ आपके पास आता है तो आप बोलते हैं भाई एक्स्ट्रा लगेंगे। तो हमने करा, और उसमें हमें क्या बेनिफिट था, कास्ट किया दे दिया, ना कोई रिजेक्शन ना कोई मशीनिंग करना। उसमें तो हमें कुछ मशीनिंग, हॉल, थ्रेड सब करना पड़ते थे जो हम इंडस्ट्रियल कास्ट। और डेकोरेटिव में कुछ नहीं, जैसा पीस था कास्ट किया, साफ किया, दे दिया। ओके। और एक्स्ट्रा पैसे भी मिले। तो जब ये हमने एक बार करके दिया और उनको भी अवेलेबल होने लगा, तो उसने दूसरे प्रोजेक्ट में भी उसको इंट्रोड्यूस किया। तो एक स्टार्टअप में उनका फिर 1 बाय 1 रोज अलग अलग डिज़ाइंस, फिर ऐसे उन्होंने हमसे काम करना चालू किया। फिर हम दोनों भाइयों ने सोचा कि इसमें कुछ काम किया जा सकता है। हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ, जो एक लॉजिकली थॉट है कि भाई आज 50-100 साल पहले कुछ चीज़ हो चुकी है, वो वापस रिपीट आएगी। फैशन इंडस्ट्री में भी हम देखते हैं सभी जगह कि आज भी कुछ ऐसे हमने डिसकंटिन्यू कर दिए थे कपड़ों की स्टाइल, ये बेल बॉटम चला गया था बिल्कुल 20 साल पहले, वापस आ गया। तो ये सब चीज़ें हमने सिर्फ थोड़ा सोचा, हमने इसमें यदि दिमाग लगाया तो कुछ भी नहीं करना, ना रिजेक्शन, कुछ नहीं। दूसरा प्लस पॉइंट, 50% एडवांस, 50 बिफोर डिलीवरी, 1 पैसे का भी उधारी नहीं। और वो ये माल वो अपने यहाँ बनाने आते थे, हमारा पहले का माल हमें बेचने जाना पड़ता था। तो ये वास्ट डिफरेंस था, और ये हमारा एकदम टर्निंग पॉइंट वाला, ये स्टेज से हमने इस चीज़ को पूरा अपना फ्यूचर। सो दिस वाज आल्सो इन 94। तो टेल मी वन थिंग, इंडिया में .com एरा 2000 में आया था, और आपने द्वारका का डोमेन खरीदा था, वो कब खरीदा और व्हाट इज द स्टोरी बिहाइंड इट? देखिए, हम लोग एजुकेटेड नहीं थे दैट मच, बट अवेयर जरूर थे। हमने जो भी मतलब टेक्नोलॉजी हो गई या कुछ दूसरे डेवलपमेंट्स हो गए। दूसरा एक और चीज़ मैं आपको ऐड ऑन करूँगा कि हमें धीरे धीरे ऐसा महीने भर 2 महीने का हमारे पास जॉब साइकिल रेगुलर जब होने लगा, तो हम दोनों भाई वाइस वर्सा, कभी वो कभी मैं, बॉम्बे, पूना, बेंगलोर ऐसे सिटीज़ को विजिट करते थे, और उनके जो टॉप मोस्ट आर्किटेक्ट थे लाइक हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर्स एंड उनके सबऑर्डिनेट सब, उनके हम लोग विजिट करके और हम उनको इंट्रोड्यूस करते थे कि भाई हम लोग ये बना रहे हैं, आपको कभी कुछ प्रोजेक्ट में इसकी नीड हो तो आप हमें कांटेक्ट करिएगा। तो ये हमने स्टार्टअप साथ में, काम के साथ में ये हमने मार्केटिंग स्टार्ट कर दी। और उस बीच जैसे आज टेक्नोलॉजी जैसे पता चलती थी, जैसे नेट आया, इंटरनेट, अब आप टेक्निकल साइड से हैं, इस आईटी से, तो आपको पता होगा 486, 386 ऐसे कंप्यूटर आते थे। वो हमने 1.5 लाख रुपए में लिए हुए हैं। अच्छा। तो कि ये कंप्यूटर है काम आएगा। हमारे पापा को वही सराउंडिंग आके बोले તમારા છોરા બધા બરબાદ કરેરા પૈસા ને, આ તમારા ધંધામાં કમ્પ્યુટરની શું જરૂરત है, 2.5 लाख रुपयाમાં 20 टन माल આવી જાય, આ कंप्यूटर लिया है। तो ऐसे करके एक सब आके फिर वापस वही सुना के चले जाते थे। और हमने बोला कि ये चीज़ है तो काम तो आएगी। तो हमने 94-95 में पहला कॉम्पैक्ट का एक लैपटॉप लिया था। उस वक्त हमने 1,75,000 रुपये में, आज भी मुझे याद है। तो हमने बोला कि इतना छोटा कंप्यूटर हम बॉम्बे से लेके आए। हमने फिर उसमें
ऑटोकैड इंस्टॉल करके सीखना चालू किया कि ये चीज़ हमारी इंडस्ट्री में काम आएगी। हमने एक टीचर को हायर किया, 3 से 4 घंटे उसने ट्रेनिंग दी। उसके बाद हमने उसको ट्रेनिंग देना चालू किया। जब हम रात भर उस पर बैठते थे तो हम उसको बताते इसमें ये भी है, ये भी फीचर है, इसमें ये भी फीचर है, इसको हम लोग 3D में भी मॉडल वो कर सकते हैं। तो ये इंटरेस्ट का सब्जेक्ट था और हमें ये था कि हमें आना चाहिए, जिस बिजनेस में हमें जाना है, जिस ऊंचाई पे जाना है, तो ये सब उसके टूल्स हैं। तो हम पहले भैया ने सीखा, फिर मैंने। तो हमें आज भी ऑटोकैड का पूरा हम लोग डिज़ाइनिंग, यदि नीड अभी ज़रूरत होती है तो आज भी हम आज तो हमारे पास कम से कम 14 से 15 डिज़ाइनर, आर्किटेक्ट सब इन हाउस हैं। तो फिर फाइनल टच के लिए आज हम उसको 2 कमांड दे के और उसको पूरा क्लोज करते हैं। बात .com की आई, जो हमने डोमेन लिया, हमें कुछ भी पता नहीं था कि ये क्या, पर ये था कि ये वेबसाइट होती है और ये .com डोमेन रहता है। हमने हमारे इंदौर में 6ठा रजिस्ट्रेशन कराया था उस वक्त, अनाड़ी पूरे इन 96 आई थिंक। तो हमने बोला ये होना क्या है वो बाद में देखेंगे। तो आज आप जो द्वारका.com देखते हो वो हमारे एक अनाड़ी दिमाग में, या ऐसे कि ये होना चाहिए। उस टाइम स्कैनर आते थे, एकदम सभी चीज़ें, फैक्स, स्कैनर, वो टाइम के साथ हम लोग सब अपग्रेड करते गए। और हाँ। ये सब आज भी हमारे पास उस वक्त के सब रखे हुए हैं कि ये सब फर्स्ट कंप्यूटर था, ये हमने तब लिया था। और टेक्नोलॉजी के साथ हम लोग आगे बढ़ते गए और वही आज चीज़ पीछे मुड़ के देखते हैं तो आज जब बिडिंग होती है द्वारका.com की, तब लगता है कि बाप रे, ये लोग अमाउंट देने के लिए बिडिंग होती है। मतलब क्या, मतलब एक्चुअली क्या मैसेज आते हैं, यस, क्योंकि बड़े बड़े द्वारका बिल्डर्स, द्वारका ज्वेलर्स, ऐसे बड़े बड़े ब्रांड्स, द्वारका शहर भी तो है ऑफ कोर्स। तो जिसके सब मेल हमारे पास आते हैं जन्माष्टमी, क्योंकि जो अब्रॉड से सब यही सोचते हैं कि द्वारका.com मतलब मंदिर का होगा। हाँ। तो वो सब मेल रिप्लाई भी करते हैं कि भाई ये हमारा डोमेन नेम है। तो ये हमने, जैसे आप काफ़ी मेल्स आते हैं कि भाई आपको सेल आउट करना है क्या, तो हम आपको सच अमाउंट ऑफर कर रहे हैं। मतलब भाई व्हाट इज द हाईएस्ट, रफली 91 lakhs फॉर द डोमेन नेम। तो कुछ और नहीं किया होता तो पैसे इसी में कमा लेते। पर ये इट्स नॉट आवर रिक्वायरमेंट, बट एक ये है कि पता अंदर से गर्व होता है कि भाई चलो उस वक्त तो ये चीज़ें सब अनाड़ीपन में की हुई चीज़ें अब जब रिफ्लेक्ट होती है तो ऐसा लगता है कि यार चलो बहुत अच्छा काम किया है। नहीं, जब हम काफ़ी चीज़ें करते हैं तो कुछ चीज़ें प्रॉफिटेबल निकलती हैं, कुछ लॉस में भी जाती हैं। जैसे आपने उस टाइम में डोमेन खरीदा तो कोई रिटर्न नहीं आया होगा, अब रिटर्न आ रहा है। उस टाइम में लैपटॉप खरीदा होगा तभी रिटर्न आया, बट अब कोई रिटर्न नहीं है उस लैपटॉप वाले पर वो लैपटॉप की कीमत कब वसूल हुई कि जब हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर, जो इज़ द लीडिंग आर्किटेक्ट ऑफ इंडिया, उनका एक प्रोजेक्ट भोपाल में चल रहा था और उन्होंने हमको इनवाइट किया। हाँ। तो जब हम वहाँ जाके और हमारी गाड़ी पे उन्होंने लैपटॉप खोल के 1.5 घंटे तक हमारी सब डिज़ाइनिंग और देखी और बोला कि ये फैब्रिकेशन का काम भी इस लेवल पे होता है क्या। तो इट्स अवर अचीवमेंट कि जब उसने फिर बोला कि आप बॉम्बे आ जाओ, फिर उन्होंने जो अपने सब काम हमें शेयर किए और फिर हमने उनको सजेस्ट किया कि सर इधर ये वाला मत मटेरियल यूज़ करिए, आप ये करिए। तो उसके बाद हमारी बॉन्डिंग ऐसी हो गई कि अब कुछ भी वहाँ से उनका कुछ भी प्रोजेक्ट रहता है तो हमसे कंसल्ट करते हैं, हम उनको अपने सजेशंस शेयर करते हैं और एक वाइस वर्सा बेनिफिट दोनों को होता है। सो आपने जॉब वर्क किया, देन यू स्टार्टेड गेटिंग क्लाइंट्स ऑल ओवर द कंट्री, आप लोग मार्केटिंग कर रहे थे। हाउ डिड यू क्रैक लेह लद्दाख? मैं जब गया था तो मैंने वहाँ पर देखा था आपका पोल, तो आई विल स्टार्ट ऑफ विद दैट डिस्कशन। एग्जैक्टली, देखिए मतलब आज द्वारका का प्रेजेंस, हम ऐसा बोलते हैं कि सबसे पहला बर्फ हमारे प्रोडक्ट पे गिरता है जो लेह लद्दाख आप देखें, वो गज़ीबो आज भी वहाँ आप जाएंगे तो देखेंगे। इवन मैं तो अभी तक नहीं गया हूँ, पर आपके जैसे जितने भी मेरे यार दोस्त फ्रेंड वहाँ जाते हैं, रिसेंटली आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि मेरा फ्रेंड वहाँ गया, -7-8 डिग्री टेम्परेचर था, पर बोले वो राजू को तो मैंने फ़ोटो खींच के दिखाऊंगा कि मैं यहाँ गया था और तेरा प्रोडक्ट देख के मुझे जो खुशी हुई है वहाँ पे वो मैं बता नहीं सकता हूँ। फिर आके उसने बोला कि मेरे नाक में से खून निकलने लगा। मेरे को गाइड नहीं बोला मत जाओ वहाँ पे, पर भीड़ में गया पैंगोंग लेक पे। हाँ, पैंगोंग लेक पे। और फिर बोले 2 दिन तक मैं वहाँ रूम से निकला नहीं, इतनी मुझे ठंड और सब कुछ कोल्ड लगा। नहीं, खुशी होती है कि अपने किसी का काम जो पूरी दुनिया देख रही है
तो why not? But talking about that picture which everyone is looking at right now, अभी यहाँ पर जो पिक्चर है उसके हिसाब से हम देख रहे हैं कि पीछे लेक है, तो वहाँ पर आप पहुँचे कैसे, मतलब इफ देयर इज अ स्टोरी अराउंड इट? जब जम्मू कश्मीर टूरिज्म में कुछ 2-4 बड़े प्रोजेक्ट का वहाँ पे डेवलपमेंट चल रहा था, और एक मिस्टर अली करके हमारा जो श्रीनगर में बेस्ड है, वो पूरा हमारा ऊपर का नॉर्थ का वो पूरा काम देखते हैं। तो उन्होंने डिस्कस किया कि ऐसे ऐसे करके और अपने को वहाँ कुछ काम करना है, तो हमने उसके लिए पूरा प्रोडक्ट डिज़ाइन करके, और यहाँ पे ये अच्छा लग सकता है। इवन आप डल लेक जाएंगे तो डल लेक के चारों तरफ अराउंड 450 पोल्स पूरे द्वारका के इंस्टॉल है। फिर मेन जो आपका लाल चौक है, जो हिस्टोरिकल सभी मोमेंट्स के लिए वहाँ पे सब श्रीनगर में, तो वहाँ आप जब भी बर्फ़ फर्स्ट टाइम गिरता है तो पूरे इंडिया के पेपरों में वो हमारा प्रोडक्ट आता है कि उस पर बर्फ़ पड़ा हुआ है, पिक्चर आता है पूरे उस पर सराउंडिंग पोल्स। तो हमें भी खुशी होती है, जो भी हमारे मिलने वाले या जो अपने फ्रेंड सर्कल है वो सब फ़ोटो खींच के और मुझे व्हाट्सअप करते हैं कि ये दिख तेरा प्रोडक्ट है, तो हमें भी अच्छा लगता है। और ये हमारा मतलब स्टार्टअप है जो स्टार्ट इंडिया के टॉप से होता है, और सबसे लास्ट में कन्याकुमारी में बालाजी टेम्पल है, वहाँ हमारे पोल इंस्टॉल है। तो हम बोलते बर्फ़ भी पहला हमारे प्रोडक्ट पे गिरता है और समुद्र का पानी भी हमारे प्रोडक्ट पे टच होता है। तो ये प्रेजेंस हमारा ऑल ओवर इंडिया में है। ओके, तो टेक्निकली जब हम बात कर रहे हैं द्वारका इंडिया के प्रोडक्ट्स की, तो दे आर डिपिक्टिंग मोर ऑफ हेरिटेज, मोर ऑफ हेरिटेज एंड ओल्ड काइंड ऑफ डिज़ाइंस। ये लेटेस्ट जो डिज़ाइंस आ रही हैं, ट्रेंडी डिज़ाइन जो होती हैं, एलिगेंट डिज़ाइंस होती हैं, उनसे कनेक्टेड नहीं होते। दीज आर लाइक पास्ट, आप बोल सकते हो रूरल, नॉट रूरल बट पुराने जो किंग होते थे, हिस्टोरिकल स्पेसेस, उस टाइप को डिपिक्ट कर रही हैं, और वो अभी भी उसकी मान्यता है, मतलब लोग अभी भी उसमें इंटरेस्टेड है। जैसे मैं हैदराबाद की बात करूँ तो मैंने खुद आपका प्रोडक्ट टैंक बंड के ऊपर देखा हुआ है, और जो पोल्स है, लाइट्स है, दीज आर ऑल डिज़ाइन। सो इसमें डिज़ाइनिंग उनकी तरफ से आती है या आप लोग करते हैं? देखिए, अभी जो स्टार्टिंग में जो मैंने बताया आपको, स्टार्ट जब हमने किया तब क्लाइंट हमें डिज़ाइन प्रोवाइड करते थे। अब जब हम उस सब्जेक्ट में घुसे तब हमने देखा कि यदि अब आपको ब्रांडिंग के लिए या अपने एस्टेब्लिशमेंट को वो दिखाने के लिए यदि कुछ करना है, तो आपको आपके डिज़ाइन क्रिएट करना पड़ेंगे, आपको लोगों को जाके कन्विंस करना पड़ेगा। जैसे आपने टैंक बंद की बात की, तो वो निज़ाम के टाइम का एक डिज़ाइन था जो पूरे हैदराबाद में लगा हुआ है। हम लोग कुछ प्रोजेक्ट के सिलसिले में हैदराबाद आए, वहाँ हमने देखा कि काम चल रहा है, तो हमने उनसे जाके बात किया और एक जनरल क्यूरोसिटी में पूछा कि अब क्या कैसा डेवलपमेंट चल रहा है। उन्होंने हमसे बोला कि आप आर्किटेक्ट जो यहाँ का सब कंसल्टेंट आर्किटेक्ट है उनसे मिलिए और आप सजेस्ट करिए क्या अच्छा लगे। तो हमने पूरा हैदराबाद घूमा, फिर उसके सब सिंबॉलिक जो आइकॉनिक ऐसे एलिमेंट्स थे उनको हमने सब इकट्ठा किया। फिर हमने उसको कुछ 2-3 सैम्पल्स के साथ में उनके साथ डिस्कस किया कि यहाँ पे यदि आप ये लगाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। आउट ऑफ 3 उन्होंने 1 सिलेक्ट किया। अब आप देखेंगे तो उसमें एक फ्लावर यूँ पूरा वेव्स पे चल रहा है कि आप कार से जाएंगे तो आपको पूरा एक वेव्स दिखेगा चलते हुए। तो वो उनका एक थॉट था, हमने उसको प्रैक्टिकल किया, वहाँ लगाया, ओके हुआ। आज अब पूरा टैंक बंद में वो उस रेलिंग, वो पूरा निज़ाम के टाइम का एक सिंबॉलिक उनका जो आइकॉनिक पैटर्न था उसको हमने रिपीट किया। फिर साइड में आप देखेंगे तो बस स्टॉप टाइप के गजीबोज, वो हमने पूरा उसी पैटर्न पे सब स्टडी करके हैदराबाद को फिर हमने डिज़ाइन किया। वो आज एकदम उस जगह के लिए परफेक्ट, ऐसा लगता है कि रियली 100 ईयर ओल्ड मतलब वो सब प्रोडक्ट हो गए, तब से ही लगे हुए हैं। हाँ, उसी वक्त से। अभी कुछ ऐसा नहीं लगता कि आज आपने इंस्टॉल की। फिर उसकी कलर थीम स्कीम वो सब उसी पैटर्न पे हम लोग डिज़ाइन करते हैं। और आज कोई भी नया प्रोजेक्ट रहता है इंडिया में तो हम पहले स्टडी करते हैं उसके सराउंडिंग, उसका हिस्ट्री उस सिटी की। फिर हम लोग, आप बालाजी जाएंगे तो बालाजी में जितने लैम्प पोस्ट वगैरह लगे हैं वो पूरे आपको शंखु चक्र नमामि वो सब सिंबॉलिक उसके साथ। तो हम लोग क्या डिज़ाइन करके ही अथॉरिटी के पास जाते हैं ना, तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही वो बोलते हैं यस इट्स ओके, अब यही चाहिए। तो अब हम इतना एक्सपीरियंसड हो गए कि जाने से पहले 2 दिन, कोई भी प्रोजेक्ट रहता है 2 दिन हम 3 दिन स्टडी करते हैं। फिर एक और आपको इंसिडेंट बताता हूँ कि अहमदाबाद में एक एलिस ब्रिज करके, तो वो
ब्रिटिश ओरा का वो एक अभी तो बंद कर दिया ट्रैफिक में, पर एक आइकॉनिक और सिंबॉलिक वो जगह अहमदाबाद की एक बहुत खूबसूरत ब्रिज डिज़ाइन है। अच्छा। हमें कुछ जापान के पीएम जब विजिट पे आने वाले थे तो उन्होंने उसको एक वापस उसी ओरा का बना के रखने की उन्होंने कुछ प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया। तो लकीली मैं अहमदाबाद था, कमिश्नर से मैं मिला और फिर मैंने विकीपीडिया में जाके और उसको पूरा स्टडी किया कि उस वक्त वो कैसा था। मुझे लकीली 4-5 फोटो मिल गए और मैंने तुरंत इंदौर मेरी डिज़ाइनिंग टीम को भेजा। विद इन हाफ एन आवर उन्होंने पूरा वो डिज़ाइन करके और उसी वक्त मैंने उनको डिज़ाइन दिखाया और बोला हम ये सेम उसी ओरा को रिपीट करके बना सकते हैं। अच्छा। उन्होंने डन किया, टेंडर भी उन्होंने किसी के नाम से बोले करेंगे, आप तो काम चालू करो, 15 दिन में हमें इसको पूरा जैसा पहले था ऐसा करना है। और हमने उसको पूरा सेम ऐसा कैसा बना दिया। अब आप कभी जाएंगे तो आपको सेम दोनों फोटो आप मैच करेंगे तो वो 1870 या 60 का वो ब्रिज था और अभी सिमिलर वैसे ही है। तो ये अब स्किल है हमारी, या हम लोग जो बट इजंट इट इजी फॉर समवन टू कॉपी दैट? क्योंकि इस इंडस्ट्री में तो ऐसा लगता है जिसको देखो सब एक दूसरे की कॉपी कर लेते हैं। देखिए, जहाँ तक कास्टिंग करने का सवाल है तो पूरी दुनिया, यहाँ भी काफ़ी लोग हैं और एक बाजार का ट्रेंड है। जब कोई भी ट्रेंड में आती चीज़ तो 10 लोग कंपटीशन में आएंगे, सब करते हैं। पर जो एक थॉट होना चाहिए, जो एक प्रोसेस, फिर एक सस्टेनेबिलिटी की प्रोडक्ट कहाँ लग रहा है, क्या है, इतना सोचने वाले आई थिंक अभी कोई ऐसा प्लेयर नहीं है जो इस लेवल पे सोच के काम कर सकता है। तो हम लोग, हमारा सोचने का स्टार्ट वहीं से होता है कि ये कहाँ लगने वाला है, ये कौन लोग वहाँ आने वाले हैं, उस जगह की इम्पोर्टेंस क्या है। जैसे आज हम लोग एक 8,000 की बेंच भी देते हैं जो, और हम 30,000 की बेंच भी देते हैं जो ताज ओबेरा है, ITC उसमें लगने वाली। मालूम है कि हो सकता है अमिताभ जी आके बैठेंगे या कुछ सेलिब्रिटी, तो वो 7,000 की बेंच में नहीं बैठ पाएगा। तो ये हमारी सोच है या हमें पता है, तो हम लोग डिज़ाइन ही ऐसी करते हैं। उसके प्लैंक्स में खुद सिलेक्ट करता हूँ, फिर उसकी पॉलिशिंग, ये वो सब चीज़ें पर्सनली देख के, तो उसकी कॉस्टिंग उस लेवल पे। और तो व्हाट इज द जनरल लाइफ ऑफ द पोल्स विच आर ऑन द रोड, जो हम लोग रोड पे देखते हैं, जैसे हैदराबाद टैंक बंड का पोल है, लाइट पोल्स है, नॉर्मली आयरन तो क्योंकि सड़ने लगता है, राइट, आयरन में तो जंग लगता है। यस, तो ये जो कास्ट आयरन की बात कर रहा हूँ दैट इज़ टोटली डिफरेंट। मतलब ये रस्ट फ्री मेटल रहता है, आयरन ही रहता है, पर उसकी प्रॉपर्टी कुछ ऐसी डिज़ाइन होती है कि जिसमें आप उसमें रस्ट नहीं लगता। और आज भी आप VT स्टेशन देखेंगे बॉम्बे का, कलकत्ता में काफ़ी स्ट्रीट्स है, मतलब जिसको 150 साल हो गए वो आज भी एज इट इज़ है। बल्कि इसमें एक प्रॉपर्टी रहती है जो कार्बन पिकअप करता है एटमॉस्फेयर से। जस्ट आपने सागवन लकड़ी का देखा हो, जितना पुराना होगा उतना और अच्छा होगा। सेम कास्ट आयरन में भी यही होता है कि वो जितना पुराना होगा उतनी उसकी क्वालिटी इंप्रूव होती जाती है। डज इट गेट इम्प्रूव्ड बाय स्प्रेइंग पेंट ऑन इट? मतलब उसकी लाइफ, नो नीड टू पेंट। मतलब ये जितना पुराना और ओपन रहेगा ना उतना और उसका क्वालिटी भी ऑक्सीडाइज नहीं होता है। अच्छा। दूसरा, अब आप कास्ट आयरन को एक ग्लास या कांच से कंपेयर करें कि कांच को आप पत्थर मारेंगे तो टूटेगा, इंटेंशनली हैमरिंग हुआ तो वो टूटेगा, अदरवाइज 200 साल कांच आपके टेबल पे पड़ा है कुछ नहीं होता। सेम कास्ट आयरन का है कि कुछ एक्सीडेंटली या किसी ने इंटेंशनली उसको मारा तो ब्रिटल उसकी प्रॉपर्टी है, वो ब्रिटलनेस। अच्छा, इट इज ब्रिटल। यस, बट यदि पड़ा है तो उसको 200 साल में हम रहे ना रहे, हम अपने प्रोडक्ट में द्वारका इंडिया का नीचे साइन जरूर रखते हैं कि आफ्टर 2-3-4 जनरेशन हमने काफ़ी इंस्टॉलेशन शिकागो, न्यू जर्सी, ह्यूस्टन सब की है स्वामीनारायण मंदिर की। अब हम जाएंगे नहीं जाएंगे, हमारी नेक्स्ट जनरेशन जाके भी वो देख सकती है, क्योंकि ये सब प्रोडक्ट अमर है। I think one suggestion I can give you is you should start leasing these poles to everyone कि हमने लीज किया है, सब चीज़ इंस्टॉल कर देंगे, and maybe 2 generations later when they sell the iron cost will be very high. Exactly, मतलब हमारा एक स्टडी है कि आफ्टर 20 years जो आपने अभी पे किया है वो स्क्रैप वैल्यू हो जाएगा 20 साल के बाद। तो जब आप उसको स्क्रैप में भी सेल करेंगे तो आपको वही कॉस्ट आपको रिकवर हो जाएगा। इट्स नॉट नेगेटिव। बट ये जो प्रोडक्ट का जो वैल्यू है
इन टर्म्स ऑफ हिस्टोरिकल या उसमें, कि आज भी कुछ ऐसे प्रोडक्ट है कि मैं मुंह मांगी कीमत पे खरीदने के लिए रेडी हूँ, क्योंकि कुछ प्रोडक्ट उस वक्त ब्रिटिश ओरा में ऐसे डिज़ाइन किए हुए हैं कि आज हमें भी सोचने पे मजबूर करते हैं, इतना हम लोग वाइडली टेक्निकल काम करते हैं सब कुछ, फिर भी कि ये कैसे बना होगा। तो इट्स अ चैलेंजिंग फॉर अस कि कैसे उसको हम लोग उन्होंने बनाया होगा, हम कैसे रीडेवलप कर सकते हैं सर। तो ये सब चीज़ें, बट बिकॉज ऑफ अभी जो कंपटीशन चल रहा है दुनिया में, जिस हिसाब से लोग आगे भाग रहे हैं, डोंट यू थिंक एंड एग्री कि लोग अभी डिज़ाइन के ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, मतलब कचरा काम कर रहे हैं, कुछ भी पोल लगाने लगा दो, आगे बढ़ो। और बहुत कम, इसीलिए आपको बिजनेस भी मिल रहा है बिकॉज वेरी फ्यू पीपल आर थिंकिंग इन आर्टिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू। हमारी सोच ये है कि हमें जो भी कर, देखिए एटमॉस्फेयर में फुल ऑक्सीजन भरा हुआ है, हमारे पास फेफड़े कितने हैं? 2 फेफड़े, हम रात दिन ऑक्सीजन लेंगे तो भी कितनी लेंगे? सेम थिंग कि भाई आज इतना इस चीज़ के लिए पूरा मार्केट ओपन है, नॉट ओनली इंडिया, एब्रॉड, बाहर हमारे लिए वेलकम करके खड़े हैं सब लोग। तो ये 50 और नए प्लेयर भी आएंगे ना, तो भी इतना बड़ा मार्केट है। उसमें जो सिलेक्शन आज भी आप देखिए, कपड़े ले लीजिए, जूते ले लीजिए, वॉट एवर, हर चीज़ में 50 ब्रांड पड़ी हुई है। उस 50 में कुछ प्रीमियम है, जो प्रीमियम क्लाइंट के लिए। तो हम लोग हर सिटी में 2% भी यदि लोग हमारे काम को पसंद करते हैं, हमारे क्लाइंट बनते हैं, तो हमारे अगले 100 साल तक द्वारका डबल ग्रोथ के साथ में सस्टेन करेगी। ये एक ओवरऑल हमारे बिजनेस, क्योंकि पूरा लेबराइज और यू कैन से कि भाई ये एक हार्ड वर्क मैनेजमेंट वाला काम है। तो और आज जो हमारा प्लांट आप विजिट करेंगे, आप देखेंगे, तो आफ्टर 35 ईयर्स वी आर सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर इन वर्ल्ड। तो ये जो फैसिलिटीज़, टाइमिंग जो हमारे यहाँ डेवलप हो चुकी है, अब कोई सोच नहीं सकता उस लेवल पे अभी, मतलब उसको भी 30 साल लगेंगे। हमारा ये सोच है कि यदि वो कितना भी फास्ट वर्किंग करेगा, इस लेवल पे पहुंचने के लिए उसको 30 साल मेहनत करना पड़ेगी। तो आपने अभी कहा कि आपका मैन्युफैक्चरिंग इंदौर में ही है। Yes. तो अगर हैदराबाद में इंस्टॉलेशन है तो यू मैन्युफैक्चर एवरीथिंग देयर एंड शिप इट हियर? यस, नॉट ओनली हैदराबाद, पूरे इंडिया में हम लोग, क्योंकि ये ऐसी इंडस्ट्री नहीं है कि हमने यहाँ पे 10,000 फुट 20,000 फुट का प्लॉट लेके और स्टार्ट किया। कोई सी भी इंडस्ट्री को आप सेम प्रोडक्ट, सेम मशीनरी के साथ में दूसरी जगह स्टार्ट करेंगे, तो एक गुजराती में कहावत है कि जग्या ने तपावी पड़े। यदि जगह गर्म नहीं होगी ना, तब तक कोई प्रोडक्ट बाहर नहीं आएगा। सेम ओनर, सेम वर्क, सेम मशीनरी, फिर भी एक जगह का एक ओरा रहता है कि वो जब तक आप, और ये हमने एक्सपीरियंस किया हुआ है, तो आप कोई प्रोजेक्ट 2 साल का आप यहाँ प्लांट डालोगे, करोगे, तब तक तो वो उसकी जो टाइम फ्रेम है वो निकल जाएगी। तो वो वहाँ पे इतनी कैपेसिटी है कि आज भी हम पूरे इंडिया को कैटर कर सकते हैं, इतना हम लोग वहाँ काम, और सेंट्रलाइज हो जाता है। बहुत सारी चीज़ें इसमें हमको मैनेज करना पड़ती है, सिंगल पॉइंट मॉनिटरिंग हो जाती है। आपने तेलंगाना गवर्नमेंट के साथ काम किया है, आपने महाकालेश्वर मंदिर की बात की, लेह लद्दाख की बात की, तो मैं कुल मिला के देख रहा हूँ तो पर्सनल प्रॉपर्टीज़ के अलावा तो आपने काफ़ी गवर्नमेंट के साथ काम किया है। और ये कैसे क्रैक किया? बिकॉज गवर्नमेंट के साथ तो मतलब हम तो ना पुलिस गवर्नमेंट से तो दूर रहते हैं भाई, उनको देख के हमें लगता है कि भाई माफ़ कर दो। तो आपने हाउ डिड यू क्रैक दैट? हाउ वाज द फर्स्ट टाइम? एंड ये रियली एक बड़ा गंभीर सब्जेक्ट आपने उठाया है। मोस्टली हम लोग भी क्या करते हैं कि जो सिटीज़ का जो मैंने बताया है उसका हम लोग स्टडी करके और हम प्रोडक्ट डिज़ाइन करके अथॉरिटी को दिखा के और अप्रूवल ले लेते हैं कि भाई ये जगह के लिए ये प्रोडक्ट अच्छा लगे। तो हम लोग 80-90% तो हम लोग थ्रू कॉन्ट्रैक्टर ही काम करते हैं। तो गवर्नमेंट के काम जरूर करते हैं, पर हम लोग बीच में एक एजेंसी को रखते हैं जिनसे हम लोग उनको मटेरियल दे के और फिर वो गवर्नमेंट को सप्लाई करते हैं। पर ऐसा नहीं होता कि वो आपकी डिज़ाइन उठा ले और फिर कहीं और से बनवा ले? नहीं, डिज़ाइन ही इतनी कॉम्प्लिकेटेड रहती है कि उसको हमसे कराना मजबूरी है। ये हमारा बिजनेस सीक्रेट या ट्रेड है, तो उसमें सीक्रेट है या चैलेंज भी है, कर लो। वही होता है ना। और टाइम, इसमें जो टाइम का बहुत बड़ा फैक्टर है। तो आज
फैसिलिटी वी हैव वो सबके पास नहीं होती है, तो वो अल्टीमेटली यही होता है कि महीने भर में कंप्लीट करना है, क्योंकि उनको भी सप्लाई करके पेमेंट लेना रहता है। तो वो यदि कुछ रेट्स के उसमें किसी और से काम कराने का सोचते हैं तो वो पैटर्न बनाने में उनको महीना भर लग जाता है, जो हमारे पास ऑलरेडी हम लोग रेडी करके बैठे रहते हैं। तो आपके पास एक ओरिजिनल प्लेटफॉर्म है, डिज़ाइन है सॉरी, और आप उसको थोड़ा सा कस्टमाइज करते हो डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन। अब वो कोई और रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा, और करेगा तो वो मैन्युफैक्चर नहीं कर पाएगा, वो उसको पूरा टाइम देना पड़ेगा, उसके लिए इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि डिज़ाइन बनाना भी एक इन्वेस्टमेंट है, सब उसके डिज़ाइन पैटर्न सब कुछ करके। तो ये तो मतलब आपने बात की किस तरह से आप काम करते हो, यू आर वर्किंग थ्रू सम कंसल्टेंट्स या एजेंट्स, या जो डायरेक्टली गवर्नमेंट से तो आप काम नहीं कर रहे हो, बट फिर भी इनसे पैसे कैसे निकलवाते हो? बिकॉज ये एक बहुत बड़ा सवाल हो जाता है। तो जो कॉन्ट्रैक्टर का तो हमारा जो आपको बताया कि हम लोग 50% एडवांस 50 बिफोर डिलीवरी, तो हमारा उनके साथ वो सेटअप फिक्स है 50 बिफोर डिलीवरी। तो हमें कोई हमारा मटेरियल जाता है उससे पहले पैसे आ जाते हैं। बट अभी हम आपकी तेलंगाना सरकार का ही एक बात करते हैं कि जो यादगिरी गुट्टा वाला प्रोजेक्ट, हमको सभी ब्यूरोक्रेट्स और जो भी अथॉरिटी उन्होंने बोला कि आप डायरेक्ट करिए, हम आपके साथ हैं। पर जो आपने बात छेड़ी चैलेंज पेमेंट, तो ऐसे कुछ प्रोजेक्ट में हम लोग डेफिनेटली फंस जाते हैं। कि जब स्टार्टिंग में तो सब कुछ बढ़िया चलता है, बाद में जब इनॉग्रेशन हो जाता है, सब कुछ फिक्स हो जाता है, उसके बाद हमको चक्कर लगाना पड़ता है, जो आज भी लगा रहे हम आपके। तो ऐसे कुछ बिकॉज मैंने काफ़ी लोगों से सुना है, हमारे वाया कॉन्टैक्ट्स है, रेलवेज से कुछ ऑर्डर लिया था रायपुर गवर्नमेंट में और रेलवे के साथ, और मुझे पता है कि उनकी फैमिली पूरी नेगेटिव हो गई थी, पूरे साफ हो गए थे, क्योंकि इनिशियली क्या होता है, पहले इतना सा ऑर्डर देते हैं, पैसा मिल जाता है, फिर थोड़ा और बड़ा ऑर्डर, और फिर एक बहुत मेगा ऑर्डर देते हैं जिसमें सब लोग ऑल इन चले जाते हैं, अपनी प्रॉपर्टी भी कई दाव पे लगा के मार्केट से पैसा उठा के काम कर देते हैं, और फिर पेमेंट नहीं आती है, तो उस चक्कर में फिर लोग फंस जाते हैं। इसलिए मैंने ये कॉन्टेक्स्ट में पूछा कि तो ये ऐसा कुछ हमको रिस्क लेना पड़ता है, और पार्ट ऑफ बिजनेस हो जाता है कि भाई करना पड़ता है। तो ये बट कुछ अपने एथिक्स है जो हम लोग उसके साथ कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, जो हमारे पेरेंट्स जो हमें मिले हैं। तो हम लोग गवर्नमेंट प्रोजेक्ट करने के लायक नहीं है, हम बने भी नहीं हैं उसके, पर कभी ऐसा चैलेंज आता है या करना पड़ता है तो हम फिर करते हैं। उसके लिए पहले अपने आप को रेडी रखते हैं कि भाई हमें उसके लिए, बट इट इज़ बेटर टू गो विद कंसल्टेंट्स, क्योंकि टेंडर अप्लाई करना ये सब उनका काम है। हम लोग फैसिलिटी पूरी उनको देते हैं, प्रोवाइड करते हैं, कुछ टेक्निकल असिस्टेंस देना है तो भी हम लोग उनको प्रोवाइड करते हैं। बट पेमेंट का ये है कि पहले पैसे आ जाए, फिर आपके लिए हम पूरे तैयार हैं, क्योंकि वो ओवरऑल हमारी बेबी है, जो प्रोडक्ट है वो हमें उसको रेडी रखना है, उसको अच्छा दिखे। लोग अल्टीमेटली हमें ही देखते हैं वो प्रोडक्ट को कि भाई ये राजू भाई का प्रोडक्ट है या द्वारका का प्रोडक्ट है, तो वो हमें पूरा उसका टेक केयर करना पड़ता है। तो नॉट ओनली इंस्टॉलेशन, लास्ट जहाँ तक हमें पता चलता है, बहुत सी बार ऐसा भी होता है कुछ प्रोडक्ट के कुछ पार्ट मिस हो जाते हैं, तो हम लोग देखते हैं जाते जाते ही कह रहे यार इसमें, हम उसको फ़ोन करते हैं अथॉरिटी को कि ये आपके फलाने रोड पे वो 10-15 पोल पे वो आपकी विंडो चोरी हो गई है, तो मैं भेज रहा हूँ, आप लगा देना वहाँ पे। तो यहाँ तक कि हम लोग केयर करते हैं, आफ्टर सेल सर्विस हो गया, मतलब जो हमारे स्कोप ऑफ वर्क में नहीं आती, पर एक ओवरऑल अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं कि भाई ये अपना प्रोडक्ट है, चीज़ तो अपनी है अल्टीमेटली, तो अच्छी दिखना चाहिए। और ना उसके बारे में कॉन्ट्रैक्टर केयर करता है, कुछ भी नहीं, पर हमें जाते हैं दिखता है तो हम तुरंत उसको फ़ोन करके फैक्ट्री पे की। आपके इस लाइन ऑफ वर्क में कभी ऐसा हुआ है कि कहीं पेमेंट बिल्कुल ही नहीं आई है, काम करवा लिया हो? 1-2 जगह है ऐसी, पर अब हम उसको याद नहीं रखते हैं, फिर आगे बढ़ते जाते हैं। ये हमारी सिस्टम में भी है कि वो उसको फिर भूलने का, आगे बढ़ने का, उस वक्त में हम आगे दूसरे 2 नए काम कर लेते हैं। मुझे आप बताइए, हाउ हैज़ टेक्नोलॉजी प्लेड अ रोल इन दिस होल बिजनेस? इनिशियली तो आप बता रहे थे कि आयरन मेल्टिंग ये तो पूरा हार्डवेयर वाला काम हो गया, ऑटोकैड आपने यूज़ किया था इनिशियल डेज में, और अभी जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, लोग VR यूज़ कर रहे हैं, लोग AI यूज़ कर रहे हैं, लोग विजुअली दिखा देते हैं कि भाई एक ब्रिज बनाना है तो हम ऐसे ग्राफिक से बना देते हैं। तो हाउ डू यू यूज़ टेक्नोलॉजी? 90s और अभी 2020
मतलब 100 टाइम्स चेंज हो गया सब पूरा सिनारियो। टोटल ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब आज हम उस चीज़ को सोचते हैं तो ऐसा लगता है कि यदि ये 1995-96 में ये टेक्नोलॉजी होती तो हो सकता है अभी हम वर्ल्ड को पूरा वो करते कैटर क्योंकि अभी जो टेक्नोलॉजी का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है वो मैं बता नहीं सकता हूँ कि कहाँ तक मतलब हम पहुँच गए टेक्नोलॉजी में। जो पहले हम लोग एक पैटर्न बनाने के लिए 20-20 25-25 दिन तक इंतज़ार करते थे, एक स्किल्ड पर्सन उसको कार्विंग करता था हाथ से और वो इतना ऑक्यूपाइड रहता था कि उसके बाद 50 काम रहते थे। जब हम जाते तो फिर हमारे सामने फिर हमारे उस पर काम करता वापस छोड़ देते। तो जो एक छोटा सा 1 फुट बाय 1 फुट का पैटर्न 20 से 25 दिन में बनता था वो हम लोग 4 घंटे में आज बना लेते हैं इन हाउस। हाउ इज दैट पॉसिबल? बिकॉज वी यूज 3D प्रिंटर्स एंड अदर CNC मशीन्स एंड ऑल। तो ये हमने हाउ इज 3D प्रिंटर यूजफुल इन योर बिजनेस? यस, न्यू जनरली आप किसी से पूछेंगे तो हमारी फिर वही जो पहले बताया था कि कंप्यूटर का क्या काम है तुम्हारी इंडस्ट्री में, सेम थिंग कि 3D प्रिंटर तुम्हारी इंडस्ट्री में क्या काम करेगा। पर हमने आज भी जो नई टेक्नोलॉजी आती है उसको पहले हम अपने यहाँ इंस्टॉल करने की एक आज भी जिद है, वो हम लोग आज भी मेंटेन किए हुए हैं। जब 3D प्रिंटर नया आया, IIT इंदौर में जो है तो उसके जो स्टूडेंट्स हैं उनके जो प्रोजेक्ट्स रहते हैं तो सम ऑफ हाउ किसी को ऐसा 3D प्रिंटर बनाने का कुछ प्रोजेक्ट मिला होगा, उन्होंने हमसे अप्रोच किया क्योंकि उसमें इनिशियल जो इन्वेस्टमेंट होने लगा तो हमने एक ही बार में रेडी हो गए। वो 3 स्टूडेंट थे, उसने आके पूरा हमने फाइनेंशियली उनको सपोर्ट किया, उन्होंने कॉलेज में वो सबमिट किया और बाद में वो हमारे यहाँ तो दैट इज़ द फर्स्ट 3D प्रिंटर। उसके बाद हमने देखा ये तो जादूगर है। उस जादूगरी के लिए हमने अपने यहाँ जो अपना स्टाफ या जो अपने जो इन हाउस जो वी कैन से आर्टिस्ट, क्योंकि वो क्वालिफाइड कोई भी इंजीनियर नहीं है, सब हमने अपने बनाए हुए रेडी किए हुए लड़के हैं। उनको हमने जो अपने प्रोडक्ट में 3D मॉडल्स रेडी कराए और फिर 3D में प्रिंट किया। तो हमने बोला यार मतलब ये सब पूरा टोटली एक गेम चेंजिंग वापस सेकंड टाइम वो आ गया। अब उस चीज़ को हमने अपना स्किल यूज़ करके जो पहले एक डिज़ाइन पूरा 100% बनाना पड़ता था हमने उसको सिर्फ 25% बनाया 3D में, उसी के रिप्लिकेशंस फॉर। ओके, एक कॉर्नर आपने जैसे अगर एक मग है तो आपने इसका 25% बनाया, उसी को 4 बार रिपीट करके और फटाफट मतलब जो 20 दिन का काम था हमने 24 घंटे में तो उसका प्रोडक्ट कास्ट करके और मार्केट में डाल दी। तो ये चेंज, ये टाइम का जो फ़र्क है, क्योंकि ये पूरी इंडस्ट्री चलती है फर्स्ट पैटर्न से। एक प्रोटोटाइप आपको रेडी करना पड़ता है यदि आपको थाउजेंड्स ऑफ पीस कास्ट करना है तो वो प्रोटोटाइप जो पहले 20 दिन में एक रेडी होता था वो हम 1 दिन में 20 बनाने की आज कैपेसिटी में आ गए। हमने 14 3D प्रिंटर हमारे यहाँ इंस्टॉल्ड है, 4 CNC मशीन है, 2 VMC मशीन है। ये सब पूरा हमारा नेक्स्ट 50 ईयर्स के लिए हम लोग आज से प्लान कर रहे हैं। उनके सब पैटर्न्स वगैरह रेडी करके स्टेप बाय स्टेप उसमें जो मार्केट में जो अच्छा ट्रेंड में आ गया उसका हम प्रोडक्शन स्टार्ट कर देते। बट जो नेक्स्ट हमारा रेडीमेड प्रोडक्ट में आने का एक जो हमारा नेक्स्ट जनरेशन के लिए जो टारगेट है उसकी तैयारी हम लोग आज से कर रहे हैं। सो जो आप बता रहे हो रेडीमेड प्रोडक्ट, इज इट समथिंग लाइक आइकिया की तरह रेडीमेड आप प्री डिजाइन प्रोडक्ट्स बना के कास्ट आयरन में ऐसे प्रोडक्ट जो आप सीधे उठा के जैसे गमला स्टैंड्स हो गए, हैंगिंग लाइट्स हो गई, वॉल लाइट्स हो गई, कुछ गेट लाइट्स हो गई, डेकोरेटिव इट इज़ टोटली डिफरेंट। मतलब वो आपको मार्केट में नहीं मिलेगी, वो आपको सोचना पड़ेगा कि यार ये डिज़ाइन कैसे हुआ है। तो ये हमारा टारगेट है कि उसमें फिर वही कि कंपटीशन ना आ पाए, कोई कॉपी ना कर पाए। ये हमारा एक नेक्स्ट जनरेशन के लिए नेक्स्ट हमारा टारगेट है। ओके, तो रेडी टू परचेज एंड अभी हमारा 90% कस्टमाइज प्रोडक्ट हम लोग बनाते हैं जो मैं टू ऑर्डर की आपका रिक्वायरमेंट बेस। सो आपने पहले बताया कि वी आर काइंड ऑफ इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन वर्ल्ड्स नंबर 2 राइट नाउ, तो व्हाट इज हु इज नंबर 1? इन माय नेरी इज द फर्स्ट ऑफ ऑल ओवर इन वर्ल्ड। वो 100 ईयर ओल्ड कंपनी है, हम लोग भी उसको फॉलो करते हैं। और जो उनका एक्सपीरियंस है या जो उनका स्टाइल है वो हम लोग आज कोशिश कर रहे हैं कि उस लेवल तक हम अपने को पहुंचाए। और हम वेयर इज इट बेस्ड आउट ऑफ? इटली। ओके।
तो वो मार्केट इतना बड़ा हो गया है जो अब जो हम लोग ये जो डेकोरेटिव प्रोडक्ट बनाते हैं कि वो भी अब इंडिया में आके और मार्केटिंग स्टार्ट कर दी है। तो इंडिया इतना उनकी नज़र में भी एक बहुत इंडिया इज बड़ा अ डेवलपिंग कंट्री, Yes. तो यहाँ पे तो बहुत मार्केट है ही। डेवलप्ड नेशन में इनफैक्ट धंधा नहीं होता है जितना और developing हमारे लिए होता है। इसमें एक प्लस पॉइंट ये हो गया कि वो हमसे 3 से 4 गुना महंगे हैं। अच्छा, और ऊपर से वहां से लेके वहाँ आएंगे से तो और लेके महंगा ही आना पड़ेगा। आज हमें तो जैसे आपका मुहूर्त होने वाला है 10 दिन पहले फ़ोन आता है कि मुझे 50 पोल कैसे भी करके पहुंचा। हाँ। तो वो हम लोग आज भी रेडी रहते हैं और हम लोग बना के देते हैं और कभी आज तक किसी का मुहूर्त हमने जाने नहीं दिया है। हाँ। तो वो वहाँ पे एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग काम है कि वहाँ से प्रोडक्ट आता है। उन्होंने यहाँ भी कुछ असेंबली यूनिट्स बेंगलोर वगैरह में बनाया, पर फिर भी वो सब उनका स्टाइल वो इंटरनेशनल लेवल का पूरा। तो हम लोग अब हमारी कंपटीशन उसके साथ हो जाती, तो हम बहुत अच्छी तरह से उनको कॉम्पीट कर पाते हैं। हमारे लिए अच्छा हो गया उनके आने के बाद, एक हमारी भी कंपैरिजन उस लेवल से होने लगी। तो सो टेल मी वन थिंग, मैं जनरली अपने इन टफ स्टोरीज के अंदर लोगों से बात करता हूँ कि वे डू यू इन्वेस्ट योर मनी, वे डू यू सेव योर मनी। तो आप स्टॉक मार्केट में बिलीव करते हो या फिर यू बिलीव इन लैंड्स और री इन्वेस्टिंग इन द सेम कंपनी? देखो 2000 वी कैन से 2010 तक तो हमने जितना भी डेवलपमेंट किया ना, वो अपनी इंडस्ट्री को ग्रो करने के लिए जितना भी मार्केटिंग हो गया, मशीनरी डेवलपमेंट, बाकी दूसरे इन्वेस्टमेंट, वो सब हमारे बिजनेस से री इन्वेस्टिंग इन द सेम बिजनेस। मतलब अब आज हमने उस इंडस्ट्री को उस लेवल पे लेके गए कि अब हम लोग ठहर सकते हैं कि भाई अभी नेक्स्ट 10-15 साल जो अभी एग्जिस्टिंग जो फैसिलिटीज़ है उसको यूज़ करके। तो हमने फिर धीरे धीरे शेयर मार्केट में हर्षद मेहता का मुझे वो पूरा पीरियड याद है। अच्छा। तब हम लोग तो इनिशियल इंडस्ट्री में उस ओरा में ही थे कि जब रोज़ सुबह से जाके और वो मेहनत करते थे, शाम को आते थे तो हमारे फ्रेंड्स बोलते थे अरे मैंने आज वो वाला शेयर इतना हो गया। तब हम सोचते थे कि हमारे पास भी 10-20 हज़ार होते हैं एक्स्ट्रा तो हम उसमें इन्वेस्ट करके करते। पर ऊपर वाले की कुछ अच्छी मेहरबानी होगी कि हमने उस वक्त इन्वेस्ट नहीं किया और उन्होंने जिसने किया था वो सब जीरो हो गए थे। तो तब से शेयर मार्केट पे मुझे कोई भरोसा नहीं है, मतलब ये मेरी पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू होता है। हाँ। बाकी नेक्स्ट जनरेशन सब SIP और उसमें सब ये सब शेयर्स में और दूसरे इन्वेस्टमेंट उनके पर्सनल सब चल रहे हैं। प्लस हमने जो दूसरा इन्वेस्टमेंट लैंड अपने लिए एकदम परफेक्ट और एक फ्यूचर डेवलपमेंट है उसके लिए अच्छा सोर्स समझ के उसमें हम लोग लगाते हैं। So you believe in investing in land, gold versus not the new age नहीं, stock gold market? Yes. तो नेक्स्ट जनरेशन के लिए ओके उनका उसमें माइंड चलता है, वो उनके कंसल्टेंट के साथ में वो प्ले करते हैं। So does Indian budget impact your business? Like कहीं से कोई कनेक्शन होता है या कोई मतलब जैसे अभी मैं देख रहा था कि पिछले 1 साल में चाइना ने बहुत ज़्यादा स्टील डंप किया इंडिया में, आई थिंक प्रोसेसिंग करने के लिए समथिंग विच हैज़ हर्ट द स्टील इंडस्ट्री। टाटा स्टील के शेयर के प्राइस बढ़ गए हैं, 30-40% करेक्शन हो गया। सो डज इट एनीवे इम्पैक्ट आयरन? देखिए हमारी जो इंडस्ट्री में पर्टिकुलर हमारी डेकोरेटिव कास्ट आयरन इंडस्ट्री की जो बात करूं तो हमारी जो इंडस्ट्री ना टोटली उन लोगों के ऊपर बेस्ड है जो वेल सेटेड और एकदम क्रीम जैसे अपर मिडिल क्लास। ओके। तो ये जो कमोडिटी की आइटम या जो स्टील की आप बात कर रहे हो उसके लिए ज़रूर इम्पैक्ट उस पर आता है। हम लोग जो हम इंडस्ट्रीज को बिलोंग करते हैं उसमें ये कोई मायने नहीं रखती कि शेयर कितने बढ़े कितने डाउन हुए, स्टील का प्राइस क्या है। हाँ। वो हमारे इंडस्ट्री में कोई उस रेट से कोई वास्ता ही नहीं, डजंट मैटर। तो हमें मतलब वीकेंड से हमें बहुत एक अलग एक्सक्लूसिव स्पेस में है, पर दैट काइंड ऑफ इंडस्ट्री, लकीली इन दैट इंडस्ट्री जहाँ पर कोई रिसेशन हिट नहीं करता है। तो उसमें कोई हाँ बजटरी का जो आपने बात करा, जैसे गवर्नमेंट चेंज होती है तो उनके फोकस चेंज हो जाते हैं। जैसे हम लोग अभी काफ़ी तेलंगाना में डेवलपमेंट कर रहे थे, हमने एक यादगिरी गुट्टा करके जो यादगिरी गुट्टा मंदिर, उसमें काफ़ी हमने अभी तक का हमारा सिंगल ऑर्डर वो वहीं काम किया हमने। तो उनकी और भी आगे की भी कुछ प्लानिंग्स थी। अब सडनली आपकी गवर्नमेंट चेंज हो गई तो अब उनका फोकस वहाँ से डाइवर्ट हो गया। तो हमने काफ़ी उसके लिए तैयारी करके रखी है।
अब सरकार चेंज होने से उसका बजटरी उससे फोकस चेंज हो गया, तो अब वो अप्रूवल डिले हो जाते हैं, लोग बदल जाते हैं, तो ऐसे होता है। तो ये चीज़ें जरूर इम्पैक्ट करती है हमारे बिजनेस में, क्योंकि कहीं हमें लगता है कि इस सिटी में काफ़ी डेवलपमेंट है, तो हम लोग अपने लेवल पे उस सिटी को पूरा प्लान करके और उसके लिए सब पूरा डिज़ाइन करके रेडी रखते हैं कि कोई प्रॉपर अथॉरिटी अपना टाइम दे के और हमसे कंसल्ट करती है तो हम उसको पूरा प्रेजेंट करते हैं। और अभी तक का रिकॉर्ड है कि जिसको भी बताया वो सेम एज इट इज़ हम लोग वहाँ पे फिर ऐसे डेवलपमेंट करते हैं। तो ऐसे चेंज होता है। बाकी चाइना या शेयर्स या मटेरियल प्राइस से हमारे बिजनेस को कोई मैटर नहीं। तो एक इंटरेस्टिंग थॉट आया मुझे कि आपने जैसे बताया कि बहुत स्कोप है इंडिया में, और जैसे बता रहे थे कि हम 2% लोगों को भी कैटर कर पाएंगे तो बहुत धंधा है। तो आई थिंक ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बिजनेस स्पेस भी तो है, अपॉर्चुनिटी है। व्हाई कांट पीपल लुक इनटू दिस? अगर मुझे हैदराबाद में ये एक सेटअप करना है कि भाई मैं भी यहाँ के लोकल क्लाइंट्स को कवर करता हूँ और आपके कोई क्लाइंट का ऑर्डर होगा तो मैं कंप्लीट करूँगा, तो इज दैट एन अपॉर्चुनिटी डू यू थिंक? ऑफ कोर्स, बट जो प्रोजेक्ट में जो डेडिकेशन रिक्वायर्ड है, यदि आप में वो पैशन है या आप उस लेवल तक उसमें घुस के काम करना चाहते हैं तो डेफिनेटली मतलब बहुत बढ़िया, इससे अच्छा कोई धंधा नहीं है। डेडिकेशन चलो है, नॉलेज नहीं है। हाउ अबाउट फ्रेंचाइजी बिजनेस मॉडल? क्या आप उसमें घुस सकते हैं? हमने काफ़ी लोगों से डिस्कस किया, इवन अपने कच्ची पटेल जो इतनी बड़ी प्रॉपर्टियाँ बड़ी अच्छी जगह पे बैठे हैं, उनसे हमने अप्रोच किया। पर जो ओवरऑल मुझे उनसे जो रिजल्ट आया कि कोई भी समय नहीं देना चाहता है। जगह देंगे, पैसे भी लगाएंगे, पर एक बार इसकी जो मार्केटिंग जो मेनली रिक्वायर्ड है, अभी मैं 2 दिन से हैदराबाद में हूँ, मैं आपको बता नहीं सकता कि ऐसा लगता है कल आके यहाँ मुझे इंडस्ट्री डालना चाहिए। ये जो अपॉर्चुनिटी दिख रही, मतलब एक एक टावर मेरे लिए 1-1 महीने का काम है। तो आप सोचो कि इतना जो डेवलपमेंट यहाँ हो रहा है, मुझे तो एक एक अंदर इंट्री से अपॉर्चुनिटी दिखती, मतलब एवरीवेयर मैं कह सकता हूँ कि मतलब लोग क्यों नहीं कर रहे हैं। और एक तो हैदराबाद है, ऐसी तो इंडिया में 200-500 इस मतलब छोटी बड़ी सिटीज़ हैं, तो मैं तो सबको बोलता हूँ आइए, वेलकम है। सो काफ़ी लोगों को होता है कि हम बिज़नेस शुरू करें, बट उनको बिल्कुल आइडिया नहीं होता है कि हाउ डू दे गेट स्टार्टेड, बिकॉज आजकल इंटर्नशिप चलती है कंपनीज़ में। तो डू यू हैव सम काइंड ऑफ ऑप्शन, या फिर आपको लगता है कि स्टूडेंट के लिए बहुत टफ जॉब है, ये मुश्किल है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। और हमारे जो इंदौर का IIT जो है उसकी काफ़ी बैचेस हमारे यहाँ विजिट करती है। अच्छा। उनकी फैकल्टीज उनको बोलती है कि ओरिजिनल IIT तो ये है, हाँ, बिकॉज वी हैव ऑल फैसिलिटी इन वन रूफ। तो स्टार्टिंग कैसे डिज़ाइनिंग, फिर कैसे पैटर्न मेकिंग, फिर कास्टिंग, फाउंड्री, मतलब यू कैन से जो एक इंजीनियरिंग प्रैक्टिकल नॉलेज के लिए मतलब ओरिजिनल IIT, मतलब कि फैकल्टियों का कहना है कि वो सब स्टूडेंट्स को जो कुछ ऐसे एग्रेसिव रहते हैं उनको बाकायदा भेजते हैं, वो यहाँ रुक के कुछ 2 दिन 4 दिन की ट्रेनिंग, कुछ सब्जेक्ट पे उनको कुछ डेवलपमेंट करना है। तो मतलब एक इंसिडेंट ऐसा भी कि वो स्टूडेंट्स विजिट करते करते उसने 4 चीज़ उठाई हमारे यहाँ से ही और एक प्रोडक्ट बना के और वहाँ उनकी जो प्रोफेसर थे उनको दिखा के, सर ये वी कैन डू इट दिस ऑल्सो। अच्छा। तो ऐसी चीज़ें आते हैं। कुछ कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, वो भी फैक्ट्री विजिट करते हैं। कुछ हमारे मिलने वाले लोग हैं, उनके जो नेक्स्ट जनरेशन है उनको कुछ ट्रेन करना है या कुछ ऐसा। तो क्या एक टफेस्ट इंडस्ट्री, मतलब कि भेज दो ना लड़के को तो पूरा पक्का सोना बन के निकल के बाहर आता है। नहीं, आई कैन अंडरस्टैंड दैट व्हेन यू आर सेइंग कि 1300 डिग्री के आसपास काम करना है। मतलब 1 घंटे के लिए उसको फाउंड्री में खड़ा कर दो, यदि वो टिक गया तो वो आगे बढ़ेगा, वो दूसरे दिन नहीं आया मतलब नेक्स्ट, मतलब ये कुछ हम उसके पेरेंट्स को बोल देते हैं कि ये नहीं कर पाएगा। तो ये पैरामीटर भी ये सक्सेस के लोगों को जो विजिट करते हैं हमारे यहाँ, हमारे फ्रेंड्स के बच्चे भी हैं या कुछ मिलने वाले हैं, तो 8 दिन में पता चल जाता है कि ये क्या करेगा। सो कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे सब लोग लिख के और बोलते हैं कि ये पास हो गया तो आगे का बेंचमार्क है, यहाँ पर फाउंड्री के पास 1 दिन के लिए बिठा दो, अगर वो पास हो गया तो हमारा यही पैरामीटर रहता है कि जैसे काफ़ी लोग बोलते हैं कि यार आपके यहाँ भेजना पड़ेगा लड़के को, या आपने जो मेहनत करके या यहाँ तक आए हो, तो मतलब आपने जैसे पूरा अपने आप को डेवलप किया है,
तो वो सब चाहते हैं कि मतलब हमारे बच्चे भी आपके जैसे बने या आपके अंडर में कुछ काम करें, सीखे। हाँ। तो हम सबको वेलकम, हमारे यहाँ कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है कि नहीं आप नहीं आओगे या सीख के चले जाओगे बनाओगे। हम तो बोलते हैं स्टार्ट करो। आप कोई सा भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, नॉट ओनली फाउंड्री और कास्ट आयरन बिजनेस, पर ये हमारी एक पूरी ना इंस्टीट्यूट है। यदि लड़कों को या नई जनरेशन को यदि आपको पूरा परफेक्ट बनाना है तो मैं सबके लिए कह सकता हूँ आप आइए, वेलकम है। और आपको मतलब आप जो किसी भी फील्ड में कुछ भी बनना चाहते हैं तो जो मेरी इंडस्ट्री है वो आपके लिए परफेक्ट। इससे एक सवाल मुझे आया, जैसे मैं कंटेंट क्रिएट करता हूँ तो मैं लोगों को बोलता हूँ कि लोग जब मुझे बोलते हैं कि कोई अपॉर्चुनिटी चाहिए तो मैं बोलता हूँ भाई आपके 20 साल के एजुकेशन का कैरियर है, आप ऑनलाइन एजुकेशन सिखाइए। फाइनेंस का कैरियर है तो आप ऑनलाइन स्टॉक मार्केट के बारे में बात कीजिए। तो ऐसा आपको कौन से ऐसे एरियाज लगते हैं कि यहाँ पर अपॉर्चुनिटी है, मैं तो नहीं कर सकता हूँ लेकिन दूसरे लोग कर सकते हैं, स्पेशली अराउंड आयरन या स्टील या दीज बिजनेसेस? मैंने जैसे पहले भी बोला, ये जो इंडस्ट्री हमारी जो एक टोटली मतलब रूटीन से हट के इंडस्ट्री, और इसमें इतनी ब्रांचेस हैं कि मैं आपको गिना नहीं सकता हूँ। ओके। तो अपॉर्चुनिटी का पूरा सागर है। तो आप किसी भी फील्ड में मतलब वो फिर आपके इंटरेस्ट का, और मेरी फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली जो इंडस्ट्री को हम लोग बिलोंग करते हैं वो ऐसा मतलब प्लेटफॉर्म है कि आप आईटी का स्टूडेंट हो, चाहे मैकेनिकल हो, चाहे अकाउंट मतलब कॉमर्स का हो या कुछ भी नहीं हो, वो यदि उसमें जुनून और जज्बा है तो वो कभी भी आ सकता है। और वो यदि 1 महीने ट्रेनिंग में आ गया तो फिर वो कहीं पे भी कुछ भी कर सकता है। बट कुल मिला के ये मेहनत का काम बहुत है इसमें। इट्स नॉट कि स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क है, पर उसके लिए पहले आपको प्लेटफॉर्म वो बनाना पड़ेगा, उसके बाद तो स्मार्ट वर्क की ही काम करता है। पर वो प्लेटफॉर्म क्रिएट करने के लिए आपको मेहनत और वो सब्जेक्ट को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहीं भी वो मशीनरी इन्वॉल्व नहीं है कि आपने बहुत बढ़िया जर्मन या ब्रिटिश कंपनी की मशीनरी ला के और सीधा कल से प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया। ये पॉसिबल इसमें नहीं है। और यही अपॉर्चुनिटी इस इंडस्ट्री की कि चीज़ जो भी करेगा पूरे दम से करेगा और फिर उसके सामने कोई नहीं टिकेगा। सो हार्ड वर्क, इट्स लाइक हार्ड वर्क एनीवे बीट्स एवरीथिंग। तो यहाँ पर हार्ड वर्क है ही है। तो अगर किसी को काम करना है इस इंडस्ट्री में तो इट्स नॉट ईजी टू गेट इनटू इट। आपको अपनी पूरी मेहनत करनी लगानी ही पड़ेगी एंड देन यू कैन सी सक्सेस इन दिस। मतलब मैं मेरी बात करूं तो जब मैं स्टार्टिंग में जब इंडस्ट्री में जुड़ा तो मेरे भी सब फ्रेंड्स थे, वो भी सब कॉलेज, और उस वक्त तो RX 100 हमारे टाइम में एकदम परफेक्ट स्टूडेंट्स के लिए एक बाइक थी जो सब लेके घूमते थे। तो वो सब मेरे फ्रेंड्स भी आते थे, बोले चल घूमने। तब मैं वो 1500 डिग्री टेम्परेचर में तब के और अपना फ्यूचर बना रहा था। तब मुझे लगता था कभी कभी कि यार हम ये अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हैं। पर आज जब पीछे देखते हैं तो जो वो हमने 4 साल 5 साल पूरी मेहनत की, जो हमने खुद अंदर पूरा इन्वॉल्व होके और उस लेवल पे पहुँचे, तो आज हम उसको यूज़ कर रहे हैं। आज हम नई दुनिया में नए संसाधन के साथ में अपनी हैप्पी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। और वो उस वक्त का पीरियड जब उन्होंने उस मस्ती में निकाला, वो अब आज वो एनालिसिस करके हमको बोलते हैं कि यार तूने उस वक्त सही वक्त पे अपना वो टाइम इंडस्ट्री को दिया। हर व्यक्ति के जीवन में एक फेज़ आता है जो स्ट्रगलिंग का रहता है। तो हम ऊपर वाले को शुक्रिया करते हैं कि वो फेज़ हमारा उस 20-22 साल की उम्र में आ गया, तो हम आज निकल के और उस अलग दुनिया में आ गए। डेफिनेटली। और यही टाइम लोगों का किसी को 60 साल में, 50 साल में, 70 साल में आएगा जरूर। ये अब मेरा ऑब्जर्वेशन। तब वो उतना स्ट्रगल नहीं कर पाते हैं, फिजिकली नॉट परफेक्ट, मेंटली ऑल्सो। पोस्ट 40 पीपल स्लो डाउन, तो फिर उस वक्त वो उनको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है। डेफिनेटली। और हमें वो फेज अर्ली
सो द की टेक अवे जो आप बता रहे हो उसका वही है कि बेसिकली अगर आपको मेहनत करनी है तो अंडर 30 की एज में जी जान लगा दो, अंडर 40 लगा दो, उसके बाद अच्छे दिन आएंगे। ये नहीं कि भाई स्लो डाउन आराम से काम कर रहे हैं, हमें एसी ऑफिस चाहिए, यंग एज है, मज़े करने हैं, वो मत करो। कम आउट ऑफ दैट, जो भी जिस भी लाइन में भी हो लगे रहो, बट गिव योर मैक्स बिफोर 30s। मेरा ये सोचना है कि जितना अर्ली आपका लाइफ में ये पीरियड आ गया, आपने अपने आप को संभाल लिया और झोंक दिया पूरा, हाँ। तो डेफिनेटली आगे अच्छे दिन तो आना ही है। मतलब True. तो ये जो टाइम है वो आप कब आपकी लाइफ का आपके कैरियर के लिए दे रहे हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण है कि आप अर्ली एज में आपने वो टाइम दे दिया तो बाद में अच्छे दिन आना ही है। डेफिनेटली। तो आप लोगों ने अभी तक नॉर्मली स्टार्टअप की जब हम बात करते हैं तो वी टॉक अबाउट इन्वेस्टर्स, बूटस्ट्रैप्ड, वीसी फंडिंग। तो ये तो हमारा टिम्बर बिजनेस जो भी तो पापा लोगों ने जो शुरू किया था वो भी बूटस्ट्रैप्ड ही होता था। बूटस्ट्रैप मतलब जिन्होंने अपना ही पैसा लगाया उसी में आगे बढ़े हैं। आपने भी खुद ही ये जीरो से शुरू किया था। सो एनी प्लान्स टू टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल या फिर ऐसे ही फैमिली बिजनेस ही कंटिन्यू करना है? देखो अभी तक तो ये पूरा फैमिली बेस्ड बिजनेस, हर एरिया में अपने घर के लोग काम कर रहे हैं, बट अब ये पूरा सब्जेक्ट जो है नेक्स्ट जनरेशन पे, और हम लोग कभी सोचते भी है, जो आप इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, जो मैंने आपको बताया अपॉर्चुनिटीज़ में बहुत बढ़िया स्कोप, अपॉर्चुनिटी सब कुछ है, पर दूसरा जो इसका पहलू देखते हैं तो पूरा एक लेबराइज वर्क है। इसमें आज मैं 200 लोगों की फौज रन कर रहा हूँ सबको मेंटेन करके। यदि ये नेक्स्ट जनरेशन हौसले के साथ यदि इसको आगे बढ़ाती है तो डेफिनेटली हम बहुत आगे निकल सकते हैं। आगे फंडिंग के लिए उसके लिए भी प्लानिंग कर सकते हैं, और सपोर्टिंग पीछे अपने रिलेटिव जो पहले हमारे कुछ अलग विचारों के साथ में जो देखते थे वो उनके पूरे थॉट चेंज हो गए। अब सब रेडी है कि कब IPO ला रहे हो, कब है, तो हम लोग रेडी टू इन्वेस्ट। मतलब ये अभी एक सिनारियो जनरेट हो चुका है। बट तो आप प्लान कर रहे हो प्रैक्टिकली अभी हम IPO लोग के लिए? उस सोच के साथ में आगे बढ़ रहे हैं, बट नेक्स्ट उस चीज़ के लिए जो हमें बेसिक तैयारी करना पड़ेगी, आई थिंक 2 से 3 साल हमें लगेंगे उसके। सो अनदर 4-5 years डाउन द लाइन कुछ पॉसिबिलिटीज हैं। बट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग जर्नी कि आपने कहाँ से शुरू किया। यू पाइवटेड फ्रॉम द ट्रेडिशनल फैमिली बिजनेस ऑफ टिम्बर डिपो टू इंडस्ट्री जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हीट है, लाइक इट्स अ टफ जॉब आपने, और फिर 35 years मेहनत की। इनफैक्ट आई थिंक 5-10 साल के बाद आपको रिजल्ट्स तो देखने के लिए मिल गए थे, बट उसको कंसिस्टेंटली कंटिन्यू करना इट्स अ बिग चैलेंज, स्पेशली जब हमारी फैमिली में किसी ने वो बिज़नेस नहीं किया है, वो एक बहुत ही बड़ा चैलेंज हो जाता है। एंड हैट्स ऑफ टू यू एंड योर ब्रदर भानु भाई, जिन्होंने आप लोगों ने मिलकर इस बिज़नेस को खड़ा किया है। आई हैव शेयर्ड सम ऑफ द पिक्चर्स इन द वीडियो। आप देख सकते हो कि किस तरह से आप इनके काम को पब्लिक प्लेटफॉर्म्स के ऊपर देख सकते हैं। पब्लिक प्लेटफॉर्म में आप रोड पे कहीं भी जाइए आपको इनका काम दिखेगा, एंड दैट्स गोइंग टू स्टे अवे फॉर द नेक्स्ट फ्यू जनरेशन्स। एंड आई एम श्योर आप 2161 के महाकुंभ में भी जाएंगे तब भी आपको काम देखेंगे। एवरीवेयर यू कैन डेफिनेटली टेक ए लुक एट दैट। आपकी टफ स्टोरी इनिशियली बहुत ही ज़्यादा टफ थी, एंड नाउ वी आर सीइंग द रिजल्ट्स ऑफ गोइंग थ्रू अ टफ लाइफ, एंड seeing how life can be transformed with hard work and dedication, and giving your 100% on one area instead of jumping into multiple business। लोग आजकल 10 जगह पे पैर रखते हैं एंड सोचते हैं कि सब कुछ काम करेगा, बट putting focus on one area has taken you to the world's second level, I would say. It was very interesting conversation, and wishing you all the best. Thank you for joining with us. Thank you. अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया है तो लाइक करना ना भूलें, और टफ स्टोरी को यूट्यूब और सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फटाफट से फॉलो और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। ऐसी इंटरेस्टिंग और इंस्पायरिंग कंटेंट के लिए मिलते हैं हम आपसे हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय।